नमस्कार और स्वागत है हमारे आज के इस विश्लेषण में। नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण की एक बहुत ही जानी पहचानी सी लेकिन अक्सर हम शायद ध्यान नहीं देते उस चीज पर बात कर रहे हैं, विराम चिन्ह। बिल्कुल। और इसमें भी हमारा फोकस रहेगा अल्प विराम पर, मतलब वो छोटा सा निशान जो कॉमा होता है। हाँ, कॉमा। और देखिए, आज जो हम बात कर रहे हैं उसका आधार है एक दस्तावेज 021 अल्प विराम PDF। अच्छा। इसमें अल्प विराम के इस्तेमाल से जुड़े कई काफी दिलचस्प सवाल और उनके जवाब दिए गए हैं। हाँ, मैंने देखा इसमें ये सवाल तो अलग अलग परीक्षाओं से हैं, जैसे पुलिस भर्ती, क्लर्क, टीचर भर्ती। हाँ बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी, यूपी पुलिस, DSSB PRT, UPSI, बिहार पुलिस SI, CTET और भी कई। तो इससे ये तो साफ है कि अल्प विराम का सही इस्तेमाल जानना कितना जरूरी है, मतलब सिर्फ स्कूल के लिए नहीं, असल जिंदगी में, परीक्षाओं में भी। सही कहा, व्यावहारिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो हमारा इरादा आज सिर्फ नियम रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये छोटा सा चिन्ह कॉमा आखिर करता क्या है वाक्यों में। कैसे ये हमारी बात को ज्यादा साफ बनाता है, कब लगाना है, क्यों लगाना है, यही सब समझेंगे, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत में जो उदाहरण है, जो नियम है, उन्हीं की मदद से इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले क्या? सबसे पहले तो इसकी पहचान ही पक्की कर लेते हैं ना। हाँ। अल्प विराम का निशान है कॉमा, वो छोटा सा गोल निशान जो अक्षर के नीचे लगता है। हाँ। ये बात तो खैर स्रोत के प्रश्न 16 में सीधे पूछी भी गई है। और एक बड़ी दिलचस्प बात प्रश्न 11 के जवाब में लिखी है कि हिंदी में जितने भी विराम चिन्ह हैं, उनमें अल्प विराम का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। हाँ, ये अपने आप में काफी रोचक तथ्य है। बिल्कुल। आखिर ऐसा क्यों? ये अच्छा सवाल है। शायद इसलिए क्योंकि हमें अपनी बातों में अक्सर छोटे छोटे ठहराव की जरूरत पड़ती है। कभी किसी बात को दूसरी से जोड़ने के लिए, कभी अलग करने के लिए, कभी किसी चीज पर जोर देने के लिए। तो ये छोटा सा निशान वो बहुत सारे काम करता है। अच्छा, चलिए स्रोत के उदाहरणों से ही देखते हैं कि ये कितने अलग अलग तरह से काम आता है। ठीक है। जैसे स्रोत का पहला ही प्रश्न है, जी उसमें एक वाक्य है, जी। गांव के प्राचीन बरगद को कटवाने का निर्णय लेकर प्रशासन ने ग्रामवासियों को क्रुद्ध कर दिया था, किंतु फिर बढ़ते रोष को देखते हुए उन्होंने इसे वापस ले लिया। यहाँ किंतु से ठीक पहले ये अल्प विराम कॉमा लगा है जी। इसका क्या काम है यहाँ? देखिए, ये अल्प विराम के सबसे आम उपयोगों में से एक है। अच्छा। जब वाक्य के बीच में कुछ खास शब्द आते हैं जो दो हिस्सों को जोड़ते हैं, जैसे पर, इसीलिए, इसलिए, किंतु, परंतु, क्योंकि, जिससे, तथापि, तो उनसे ठीक पहले अल्प विराम लगाया जाता है। अच्छा, ये जोड़ने वाले शब्द कनेक्टर्स जैसे। हाँ बिल्कुल, व्याकरण में इन्हें अव्यय कहते हैं। प्रश्न 16 के नियम 1 में भी यही बात साफ लिखी है। तो ये अल्प विराम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक दे रहा है, जैसे हम बोलते हुए भी किंतु से पहले हल्का सा रोकते हैं। बिल्कुल सही समझे। ये उसी ठहराव को दिखाता है। वाक्य तो जुड़ा रहता है, पर दो अलग विचारों या स्थितियों के बीच एक हल्का सा, वो कहते हैं ना, विभाजन सा आ जाता है। हाँ, जिससे बात ज्यादा साफ समझ आती है। सही। अब एक और उदाहरण देखते हैं प्रश्न 4 से। वाक्य है, काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। यहाँ भी अल्प विराम है। हाँ, यहाँ तो कई काम एक के बाद एक हो रहे हैं। आती है, काम करती है, ये कुछ कुछ सूची जैसा लग रहा है। हाँ, आप इसे कामों की सूची कह सकते हैं। बिल्कुल। जब एक ही कर्ता, मतलब एक ही व्यक्ति या चीज से जुड़े कई छोटे छोटे वाक्य या वाक्यांश एक साथ आते हैं, तो उन्हें अल्प विराम से अलग करते हैं। अच्छा। आखिरी वाले से पहले और लग जाता है, लेकिन उससे पहले अल्प विराम ही काम करता है। प्रश्न 5 का उदाहरण भी देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। हाँ, ये वाक्य के हिस्सों को साफ साफ बांट रहा है। बिल्कुल। अच्छा, और अगर और ना लगाओ पर मतलब वही निकल रहा हो, जैसे प्रश्न 8 में है, सवेरा हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी, क्या यहाँ अल्प विराम और की जगह ले रहा है? बहुत बढ़िया पकड़ा। हाँ, यहाँ अल्प विराम ठीक यही काम कर रहा है। इसका मतलब है सवेरा हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। अच्छा। प्रश्न 16 का नियम 3 इसी तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि जहां वाक्य में वह, यह, तब, तो या अब जैसे शब्द छिपे हुए हों, मतलब उनका लोप हो, वहां अल्प विराम लग सकता है। उस नियम का उदाहरण भी दिया है। कहना था सो कह दिया, तुम जानो। यहाँ शायद अब छिपा है। कहना था सो कह दिया, अब तुम जानो। तो अल्प विराम उस छिपे हुए शब्द की कमी पूरी करके
वाक्य को मतलब स्मूथ बना देता है। हाँ, सहज बना देता है, बिल्कुल। अगर यहाँ अल्प विराम ना लगाएं, जैसे सवेरा हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी, तो क्या मतलब बदल जाएगा या बस वाक्य थोड़ा अटपटा लगेगा? मतलब शायद एकदम ना बदले, पर वाक्य का प्रवाह जरूर टूट जाएगा। वो थोड़ा अधूरा या कह सकते हैं डिसजॉइंटेड लगेगा। अल्प विराम यहाँ दो घटनाओं को एक क्रम में जोड़ रहा है, बिना और का इस्तेमाल किए। ये भाषा को संक्षिप्त भी बनाता है और प्रभावशाली भी। समझ गया। अब सूचियों की बात करते हैं। वो ज्यादा सीधी लगती हैं। जैसे प्रश्न 10 का वाक्य है, अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न हैं। हाँ, ये तो अल्पविराम का शायद सबसे ज्यादा जाना पहचाना इस्तेमाल है। जब एक ही तरह के दो से ज्यादा शब्द, जैसे यहाँ नाम है, एक साथ आते हैं, हाँ, तो आखिरी वाले से पहले और या तथा व वगैरह लगाते हैं और बाकी सबको अल्पविराम से अलग कर देते हैं। ठीक है। प्रश्न 6 में भी ऐसा ही है। मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। यहाँ खिलौने और कपड़े के बीच अल्प विराम है जी, पर यहाँ एक और निशान है नए नए के बीच, वो डैश जैसा योजक चिन्ह। इन दोनों में क्या फर्क है? ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि दोनों निशान छोटे हैं और कई बार लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, योजक चिन्ह डैश दो शब्दों को जोड़कर एक जोड़ा या युग्म बनाता है। अच्छा, पैर। हाँ, पैर। जैसे नए नए, सुख दुख, उतार चढ़ाव, ये दिखाता है कि ये शब्द मिलकर एक इकाई की तरह काम कर रहे हैं। जबकि अल्प विराम, कॉमा, सूची में अलग अलग चीजों को अलग करता है। तो प्रश्न 6 में नए नए एक तरह के खिलौने बता रहा है, योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। ठीक। लेकिन खिलौने और कपड़े ये दो अलग चीजें हैं जिन्हें अल्प विराम ने अलग किया है। यानी योजक जोड़ता है, अल्प विराम अलग करता है सूची में। बिल्कुल साफ हो गया अब? जी। अब एक और प्रयोग देखते हैं किसी को बुलाने के लिए। प्रश्न 7 में है, सुनील जरा इधर आना। हाँ, इसे व्याकरण में संबोधन कारक कहते हैं। जब हम किसी को नाम लेकर या किसी और शब्द से पुकारते हैं, संबोधित करते हैं, तो उस शब्द के ठीक बाद अल्प विराम लगाते हैं। अच्छा। जैसे दोस्तों आज हम, या माँ मुझे भूख लगी है। प्रश्न 16 का नियम 2 भी यही कहता है। ये उस पुकार को बाकी वाक्य से अलग कर देता है। ये तो आसान था, लेकिन एक प्रयोग मुझे थोड़ा अलग लगा, शब्दों को दोहराने वाला। प्रश्न 9 का वाक्य है, रुको रुको, वो क्या कह रही है? यहां 2 बार रुको के बीच अल्प विराम क्यों? ये भावों पर जोर देने के लिए है। जब हम किसी शब्द को दोहराते हैं ताकि उस पर ध्यान जाए या अपनी भावना की तीव्रता दिखा सकें, जैसे जल्दी, गुस्सा या हैरानी। हाँ बिल्कुल, तो उन दोहराए गए शब्दों के बीच अल्प विराम लगाते हैं। प्रश्न 16 का नियम 4 भी यही कहता है और उदाहरण भी देता है। सुनो सुनो, वो गा रही है। वो छोटा सा ठहराव उस शब्द को और उभार देता है, उस पर वजन डालता है। अच्छा, ये तो बोलने के अंदाज को लिखने में उतारने जैसा है। कमाल है। हाँ, एक तरह से। अब एक और है जो थोड़ा मुश्किल सा लगता है, समानाधिकरण। प्रश्न 12 का उदाहरण है, राजा जनक की पुत्री राम की पत्नी थी। और प्रश्न 11 में भी है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। ये समानाधिकरण क्या बला है? हाँ, बला तो नहीं है, पर हाँ, ये थोड़ा ध्यान से समझने वाला है। अंग्रेजी में इसे एपोजिशन कहते हैं। एपोजिशन? हाँ, आसान शब्दों में समझें तो जब हम किसी संज्ञा, जैसे राजा जनक की पुत्री या रामू, हाँ, के ठीक बाद उसी के बारे में कोई और जानकारी या उसकी पहचान बताते हैं, तो उस जानकारी वाले हिस्से को अल्पविरामों के बीच या बाद में रखते हैं। जैसे कोई एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हो उस संज्ञा के बारे में। बिल्कुल, जैसे पहले वाक्य में राजा जनक की पुत्री कौन थी? जवाब है राम की पत्नी। हाँ, तो ये जानकारी अल्पविराम के बाद आई। ठीक है। दूसरे वाक्य में रामू कौन है? जो बड़ा खिलाड़ी है। ये हिस्सा रामू के बारे में ही बता रहा है ना? हाँ। तो इस अतिरिक्त जानकारी वाले हिस्से, जो बड़ा खिलाड़ी है, को मुख्य वाक्य रामू कल उसकी टांग टूट गई के बीच में फिट करने के लिए इसके दोनों तरफ अल्पविराम लगा दिया। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। अच्छा, ये अल्पविराम उस अतिरिक्त जानकारी को मुख्य वाक्य से थोड़ा अलग करके पढ़ने में आसान बनाते हैं। जैसे हम ब्रैकेट में कुछ लिखते हैं ना कभी-कभी, वैसा ही कुछ। समझ गया। मतलब वाक्य को बिना तोड़े उसमें एक्स्ट्रा जानकारी फिट करने का तरीका है ये।
ये वाकई काम का नियम है, हालांकि हाँ, थोड़ा अभ्यास मांगता है। जी बिल्कुल। अच्छा, संख्याओं के बारे में क्या? प्रश्न 2 में पूछा है कि अंक लिखते समय कौन सा चिन्ह लगता है? इसका जवाब भी अल्प विराम ही है। जैसे हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 या कोई बड़ी संख्या जैसे 5 लाख, 5 लाख। हाँ, यहाँ अल्प विराम अंकों को या अंकों के समूहों को अलग करके पढ़ने में मदद करता है। और अगर वाक्य हाँ या नहीं से शुरू हो, प्रश्न 14 में एक गलत वाक्य दिया है, नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। सही कैसे होगा? सही वाक्य होगा, नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। नियम यह है कि अगर वाक्य हाँ या नहीं से शुरू हो रहा है तो उसके तुरंत बाद अल्प विराम लगाना चाहिए। अच्छा, ये उस हाँ या ना को बाकी वाक्य से स्पष्ट रूप से अलग करता है। ठीक है। और किसी की कही हुई बात लिखते समय, जैसे डायरेक्ट स्पीच, प्रश्न 15 में एक वाक्य में गलती पूछी गई है। उसने मुझसे कहा, मैंने आज एक मशीन खरीदी है। यहाँ क्या गड़बड़ है? यहाँ उद्धरण चिन्ह से ठीक पहले अल्प विराम छूट गया है। ओहो। नियम है कि जब हम किसी की कही बात को हूबहू उद्धरण चिन्हों में लिखते हैं तो उस कथन से ठीक पहले अल्प विराम लगाते हैं। सही होगा, उसने मुझसे कहा, मैंने आज एक मशीन खरीदी है। अच्छा। ये अल्प विराम एक तरह से इशारा करता है कि अब आगे किसी का सीधा कथन आने वाला है। हाँ, सुख दुख और उतार चढ़ाव के बीच अल्प विराम है। ये भी सूची जैसा ही है क्या? हाँ, ये सूची जैसा ही है, लेकिन यहाँ सूची की हर आइटम, हर चीज खुद एक जोड़ा है। अच्छा, युग्म। हाँ, युग्म। सुख और दुख को योजक चिन्ह ने जोड़कर एक युग्म बनाया, सुख दुख। ऐसे ही उतार चढ़ाव भी एक युग्म है। ठीक। अब इन दोनों युग्मों को एक दूसरे से अलग करने के लिए बीच में अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ योजक चिन्ह जोड़े बना रहा है और अल्प विराम उन जोड़ों को सूची में अलग कर रहा है। वाह, मतलब कितने सारे अलग अलग काम देख लिए हमने अल्पविराम के। वाक्यों को जोड़ना, अलग करना, सूची बनाना, किसी को पुकारना, भावों पर जोर देना, अतिरिक्त जानकारी देना, संख्याएं लिखना, हाँ नहीं के बाद और उद्धरण से पहले। हाँ, और इन सब के पीछे एक मूल बात है जो प्रश्न 13 के उत्तर में भी कही गई है। क्या? कि अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के मध्य में जहां बहुत कम ठहराव हो वहां किया जाता है। बहुत कम ठहराव। हाँ, ये एक छोटी सी सांस लेने जितनी जगह है बस, जो वाक्य के बहाव को बनाए रखते हुए उसे समझने लायक हिस्सों में बांट देती है। इस स्रोत में अल्प विराम के अलावा और भी विराम चिन्हों के नाम आए हैं, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्धविराम, योजक चिन्ह। हाँ, प्रतिशत, निर्देशक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अपूर्ण विराम या विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह और उद्धरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी। क्या हम अर्धविराम पर थोड़ी बात कर सकते हैं? जरूर, जरूर। अर्धविराम से थोड़ा ज्यादा ठहराव देता है। अच्छा, ज्यादा? हाँ, इसका प्रयोग अक्सर ऐसे उपवाक्यों को जोड़ने के लिए होता है जो आपस में जुड़े हुए तो हैं, पर अल्प विराम से जोड़े जाने वाले उपवाक्यों की तुलना में थोड़े ज्यादा स्वतंत्र होते हैं। स्रोत में प्रश्न 12 में एक उदाहरण दिया गया है अर्धविराम के प्रयोग का। सूर्योदय हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और लोग टहलने निकल पड़े। अच्छा। यहाँ 3 बातें हैं जो जुड़ी हैं, लेकिन सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे के बीच का ठहराव अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा महसूस होता है। तो ये ठहराव की मात्रा का खेल है। हाँ, अल्प विराम मतलब हल्का ठहराव, अर्धविराम मतलब थोड़ा ज्यादा। हाँ, मोटे तौर पे कह सकते हैं। हाँ। इसी तरह देखिए, विवरण चिन्ह बिंदु कोलन का प्रयोग तब होता है जब आगे कोई सूची या कोई उदाहरण या व्याख्या आने वाली हो। अच्छा। जैसे प्रश्न 12 में ही उदाहरण है, निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए, कोलन, संज्ञा, सर्वनाम। यहाँ कोलन बता रहा है कि आगे उन शब्दों की सूची है जिनकी व्याख्या करनी है। समझ गया। हर चिन्ह का अपना एक खास मकसद है। बिल्कुल। एक छोटी सी बात और। हाँ। प्रश्न 13 के उत्तर में विराम चिन्हों की सूची में पूर्ण विराम के लिए एक वो लहर जैसा निशान दिखाया गया है। क्या ये सही है? मुझे तो लगता था हिंदी में खड़ी पाई होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मानक हिंदी में वाक्य के अंत में पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई का ही प्रयोग होता है। तो वो एस क्या है? वो लहर वाला निशान शायद टाइपिंग की गलती है, या हो सकता है किसी पुराने या अमानक प्रयोग का उदाहरण हो। हमें मानक खड़ी पाई का ही ध्यान रखना चाहिए। ठीक है।
तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि ये नन्हा सा अल्पविराम, ये कॉमा हिंदी वाक्यों में कितना बड़ा काम करता है। ये सिर्फ एक निशान नहीं, बल्कि हमारी भाषा को स्पष्टता, एक लय और सटीक अर्थ देने का एक बहुत जरूरी औजार है। बिल्कुल, और जैसा कि स्रोत के उदाहरण दिखाते हैं, इसका सही इस्तेमाल ना करना सिर्फ व्याकरण की गलती नहीं है, हाँ। बल्कि इससे वाक्य का मतलब भी गड़बड़ा सकता है या पढ़ने वाले को भ्रम हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। सही बात है। चाहे परीक्षा हो या रोज की लिखाई, अल्पविराम पर ध्यान देना तो भाई जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। हाँ, ये बातचीत तो वाकई आंखें खुलने वाली रही। इतने छोटे से निशान के इतने सारे पहलू। और अब अंत में उसी बात पर लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था एक तरह से। कौन सी बात? कि स्रोत कहता है अल्पविराम हिंदी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला विराम चिन्ह है। हाँ, ये बात तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है या व्याकरण का नियम भर है, या फिर ये हमारी भाषा और शायद हमारे सोचने के तरीके के बारे में कुछ गहरा बताता है? अच्छा, कैसे? मतलब क्या इसका मतलब ये है कि हम अपनी बातों को, अपने विचारों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उनमें ठहराव देकर और बारीकियों के साथ कहना पसंद करते हैं, या शायद हमें इसकी जरूरत महसूस होती है? इस छोटे से अल्प विराम की इतनी ज्यादा मौजूदगी हमारे संवाद करने के ढंग के बारे में क्या कहती है? ये एक सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण की दुनिया में थोड़ा अंदर चलेंगे। हाँ, एक ऐसे निशान पर बात करेंगे जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, लेकिन लिखने में ना विचारों को जोड़ने और साफ करने में इसका रोल काफी बड़ा है। बिल्कुल, और हम बात कर रहे हैं इस सेमीकोलन चिन्ह की, जिसे हिंदी में कहते हैं अर्धविराम। हाँ, अर्धविराम। और देखिए, हमारे पास जो जानकारी आई है वो सीधी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सवालों से है। अच्छा। हाँ, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बीपीएससी, डीएसएसबी, कई सारे। तो ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, ये असल में जहां लोग अटकते हैं वो मुद्दे हैं। ये तो बढ़िया है, मतलब प्रैक्टिकल बात होगी। बिल्कुल। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों के आधार पर समझे कि ये अर्धविराम आखिर है क्या भला। हाँ, कब लगता है, क्यों लगता है, और कैसे ये हमारे लिखने को बेहतर बना सकता है। सही। तो चलो फिर शुरू करते हैं। मकसद साफ है, इस छोटे से निशान की पहचान और इसकी ताकत को समझना। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो पहचान ही देख लें। ये दिखता कैसा है? एक बिंदी और उसके ठीक नीचे एक कॉमा जैसा निशान। यही है अर्धविराम। हाँ, दिखता तो सिंपल है, लेकिन दिक्कत आती है जब इसे हम अल्प विराम यानी कॉमा या फिर पूर्ण विराम डॉट से कंफ्यूज कर देते हैं। सही कहा। ये तीनों ही ठहराव के लिए हैं, रुकने के लिए। पर रुकने का समय, रुकने का कारण वो अलग है। और यहीं से अर्धविराम का असली काम, मतलब जो इसका खास काम है, वो शुरू होता है। बताइए फिर। जो सबसे आम नियम है, जो हमारे सोर्सेज में बार बार आया है, वो ये कि अर्धविराम वहां लगता है जहां हमें कॉमा से थोड़ा ज्यादा रुकना है। अच्छा, थोड़ा ज्यादा। हाँ, पर इतना भी नहीं रुकना कि वाक्य ही खत्म हो जाए, मतलब पूर्ण विराम जितना नहीं। ठीक है, तो ये बीच की स्थिति हुई एक तरह से। बिल्कुल, एक तरह का क्या कहें, इंटरमीडिएट पॉज। इंटरमीडिएट पॉज मतलब ये ठहराव सिर्फ टाइमिंग का खेल है या कुछ और भी? क्योंकि कॉमा भी तो छोटे ठहराव के लिए होता है, लिस्ट वगैरह में। नहीं, सिर्फ टाइमिंग नहीं, वो तो है ही, पर उससे ज्यादा जरूरी है कि ये विचारों के बीच का रिश्ता कैसे दिखाता है। रिश्ता? अच्छा। हाँ, सोचिए, आपके पास एक वाक्य है जिसमें 2 या शायद 3 हिस्से हैं। ये हिस्से जुड़े हुए हैं, मतलब एक ही आइडिया के आसपास हैं। हाँ। लेकिन अपने आप में लगभग पूरे भी लगते हैं। अब अगर आप वहां कॉमा लगाएंगे तो शायद वो बहुत चिपके हुए लगेंगे, ठहराव कम लगेगा। ठीक है। और अगर पूर्ण विराम लगा दिया तो वो बिल्कुल अलग अलग सेंटेंस बन जाएंगे। हाँ, ये बात तो है। तो अर्धविराम यहाँ आता है, वो उन हिस्सों को जोड़ता भी है, पर उनके बीच एक जरूरी दूरी, एक अलगाव भी रखता है। वो पढ़ने वाले को कहता है, रुको जरा, सोचो। पर बात अभी खत्म नहीं हुई है, आगे जो आ रहा है वो इसी से जुड़ा है। अरे वाह, ये तो मतलब ये सिर्फ रुकने का निशान नहीं है, तो गाइड कर रहा है कि आगे क्या उम्मीद करनी है। एग्जैक्टली। अच्छा, कोई उदाहरण देखेंगे तो शायद और साफ हो जाए। स्रोत में थे कुछ अच्छे उदाहरण? हाँ, बिल्कुल है। एक सिचुएशन है जहाँ एक ही वाक्य में कई काम या घटनाएं एक के बाद एक बताई जा रही हों। जैसे वो एक वाक्य था, राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेलकर सो गया। हाँ, ये वाला याद है। इसमें कई काम है, घर पहुंचना, हाथ धोना,
खाना, खेलना, सोना, सब एक के बाद एक। जी। तो यहाँ अर्धविराम क्यों? अगर हम कॉमा लगाते हैं, राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेल कर सो गया, तो क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ता है। देखिए, ये सारे काम राम ही कर रहा है, एक क्रम में है। हर काम अपने आप में एक स्टेप है। अगर हम हर जगह कॉमा लगा देते तो जैसा आपने कहा, होठों का तेज लगता, जैसे सब एक सांस में कह दिया गया हो। हाँ। पूर्ण विराम तो हर स्टेप को अलग वाक्य बना देता, वो तो अजीब ही लगता। अर्धविराम क्या करता है, वो हर स्टेप को थोड़ी अहमियत देता है, एक हल्का सा पॉज डालता है उनके बीच। अच्छा। जिससे पढ़ने वाला उस क्रम को, उस फ्लो को बेहतर समझ पाता है। वो दिखाता है कि ये जुड़े हैं पर अलग-अलग पड़ाव हैं। समझ गया। ये क्रम को ज्यादा विजिबल बनाता है, बिना फ्लो को तोड़े। ठीक है। कोई और तरह का यूज? हाँ, एक और बहुत कॉमन यूज है जहां दो ऐसे उपवाक्य हों जो अपने आप में पूरे वाक्य बन सकते हों। इंडिपेंडेंट क्लॉज जिन्हें कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। पर लिखने वाला उन्हें एक ही वाक्य में रखना चाहता है क्योंकि वो आइडियाज बहुत करीब से जुड़े हैं। जैसे एक उदाहरण था, आम को अच्छा फल माना गया है, किंतु श्रीनगर में और भी तरह के आम मिलते हैं। हाँ, इसमें दो बातें। एक, आम अच्छा फल है। दूसरा, श्रीनगर में और तरह के आम भी हैं, और किंतु भी लगा है जो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। सही पकड़ा आपने। ये दोनों बातें अपने आप में पूरी हैं। हम चाहें तो दो वाक्य लिख सकते थे, आम को अच्छा फल माना गया है, किंतु श्रीनगर में और भी तरह के आम मिलते हैं। लिख सकते थे, हाँ। पर अर्धविराम लगाकर उन्हें एक ही वाक्य में रखने से उनके बीच का जो कनेक्शन है वो ज्यादा मजबूत दिखता है। ये बताता है कि दूसरी बात पहले के कॉन्टेक्स्ट में है, शायद उसे थोड़ा लिमिट कर रही है या उसमें कुछ नया जोड़ रही है। कॉमा यहाँ शायद थोड़ा कमजोर पड़ जाता इन दो अलग अलग विचारों को जोड़ने के लिए। ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट लेकिन कनेक्टेड आइडियाज को जोड़ने का एक सदा हुआ तरीका है। बिल्कुल सदा हुआ। एक और उदाहरण था शायद ऐसा ही। मोहन बैंगलोर चला गया, आप बेफिक्र रहें। हाँ, मिलता जुलता केस है। मोहन बैंगलोर चला गया, ये एक फैक्ट है, एक सूचना। हाँ। आप बेफिक्र रहें, ये एक सलाह है या एक दिलासा जो उस फैक्ट से जुड़ा है। तो ये दो अलग तरह की बातें हैं, एक जानकारी, एक भावना या निर्देश, पर जुड़ी एक ही घटना से है। अर्धविराम यहाँ इन दोनों को बड़े प्रभावी ढंग से जोड़ता है। कॉमा लगा दे तो शायद थोड़ा अचानक सा लगता, पूर्ण विराम उन्हें जरूरत से ज्यादा अलग कर देता। सही बात है। ये दिखाता है कि दूसरी बात पहली का नतीजा है या उससे जुड़ी कोई प्रतिक्रिया। बिल्कुल कमाल है। मतलब एक छोटा सा निशान क्रम भी दिखा रहा है, जुड़ाव भी, हल्का विरोधाभास भी, और अब ये कारण परिणाम जैसा भी। एक उदाहरण था ना ऐसा कारण परिणाम वाला? हाँ था। कई सप्ताह से वर्षा होती ही जा रही है, अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। हाँ, ये वाला। यहाँ देखिए, पहला हिस्सा कई सप्ताह से वर्षा, वो कारण है या स्थिति है। दूसरा हिस्सा फसल नष्ट होकर रहेगी, उसका नतीजा या निष्कर्ष है। और बीच में अर्थात शब्द उसे और साफ भी कर रहा है। ठीक है। अर्धविराम यहाँ इन दोनों कारण और परिणाम के बीच एक साफ लाइन खींचता है, पर उन्हें एक ही लॉजिकल चेन में रखता है। ये उस परिणाम को थोड़ा वजन देता है, कॉमा से ज्यादा ठहराव देकर। तो अब तक हमने देखा कि ये जुड़े हिस्सों को अलग करता है, क्रम दिखाता है, स्वतंत्र विचारों को जोड़ता है, कारण परिणाम बताता है। लेकिन एक और खास यूज का जिक्र था सोर्सेज में, वो था मिश्रित या संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव दिखाने के लिए। ये थोड़ा और गहरा लग रहा है। हाँ, ये अर्धविराम के इस्तेमाल का एक और, क्या कहूँ, सटल पहलू है। सटल। कभी कभी वाक्य के दो हिस्सों में एक तरह का कंट्रास्ट होता है, एक तनाव होता है, और लिखने वाला चाहता है कि पढ़ने वाला उस तनाव को महसूस करे। अच्छा। अब कॉमा का ठहराव शायद उस तनाव को दिखाने के लिए काफी नहीं है, और पूर्ण विराम लगा देंगे तो वो तनाव ही खत्म हो जाएगा, दो अलग बातें बन जाएंगी। बात तो सही है। तो अर्धविराम यहाँ उस हल्के से विरोधाभास को, उस कंट्रास्ट को उभारने में मदद करता है। इसका भी उदाहरण था क्या? जी हाँ, एक वाक्य था, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। हाँ। यहाँ देखिए, पहला हिस्सा एक तरह का स्थापित सत्य है, कहावत जैसा, आलस्य मनुष्य का शत्रु है। दूसरा हिस्सा एक सीधी सलाह या चेतावनी है, इससे दूर रहो। अब लॉजिकली तो ये जुड़े हैं, शत्रु है तो दूर रहो। हाँ। पर उनमें एक हल्का सा टोन का फर्क है, एक विरोधाभास है,
एक सामान्य कथन और एक व्यक्तिगत निर्देश। अर्धविराम यहाँ उस मोड़ को मार्क करता है जहां बात एक जनरल ट्रुथ से एक स्पेसिफिक एक्शन की तरफ जा रही है। अरे वाह, तो ये सिर्फ ग्रामर नहीं, ये तो वाक्य के इमोशनल फ्लो को भी कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल, ये बारीकियां ला सकता है। एक और था जिसमें खाली जगह भरनी थी, जो चाहो करो बस हमें तंग न कहो। सोर्स कह रहे थे कि यहाँ अर्धविराम ही आएगा। हाँ बिल्कुल, और ये कंट्रास्ट का एक और बेहतरीन उदाहरण है। पहला हिस्सा जो चाहो करो क्या दे रहा है, पूरी आजादी। हाँ, फुल फ्रीडम। और दूसरा हिस्सा बस हमें तंग ना करो, वो तुरंत उस आजादी पर एक लिमिट लगा देता है। सही बात। ये असल में लेकिन या परंतु का भाव ले आता है बिना उन शब्दों के। अर्धविराम उस पॉइंट पर पढ़ने वाले को थोड़ा रोकता है जहां फ्रीडम पर ब्रेक लग रहा है। इससे वो कॉन्ट्रास्ट ज्यादा शार्प लगता है। कॉमा यहाँ शायद उतना प्रभावी नहीं होता। कमाल है। तो इन सारे उदाहरणों नियमों को अगर हम समेटें तो अर्धविराम का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब किसी को समझाना हो तो क्या कहें? निचोड़ यही है कि अर्धविराम सेमीकोलन एक ऐसा टूल है जो जोड़ता भी है और थोड़ा अलग भी करता है। ये कॉमा से ज्यादा और फुल स्टॉप से कम ठहराव देता है। ठीक है। और इसका इस्तेमाल सबसे अच्छा तब होता है जब एक ही वाक्य में ऐसे आइडियाज या हिस्से हों जो जुड़े तो हों पर उनमें थोड़ी दूरी या एक क्रम या एक साफ अलगाव या फिर एक हल्का सा कॉन्ट्रास्ट दिखाना जरूरी हो। ये वाक्य को न सिर्फ सही बनाता है बल्कि उसे ज्यादा स्पष्ट और एक खास किस्म का फ्लो देता है। और इसका महत्व सिर्फ ये नहीं कि ग्रामर ठीक हो जाए जैसा आप कह रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। व्याकरण की शुद्धता अपनी जगह है, असली महत्व है कम्युनिकेशन की क्लैरिटी में। हाँ, देखिए, सही विराम चिन्ह पढ़ने वाले के लिए गाइड की तरह होते हैं। वो बताते हैं कि कहाँ सांस लेनी है, कहाँ थोड़ा रुककर सोचना है, वाक्य के हिस्से कैसे जुड़े हैं। सही कहा। और अर्धविराम जैसे थोड़े बारीक निशान का सही इस्तेमाल लेखक को अपनी बात ज्यादा सटीक, ज्यादा प्रभावशाली और हाँ, ज्यादा कलात्मक ढंग से कहने में मदद करता है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं, उसे सही तरीके से पेश करना भी है। वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक छोटा सा निशान इतना कुछ कर सकता है। आज हमने प्रतियोगी परीक्षाओं के सवालों के बहाने ही सही पर अर्धविराम के कई सारे पहलू समझ लिए। हाँ, इसका ठहराव, इसका जोड़ने और अलग करने का तरीका और वो विरोधाभास दिखाने वाली बात भी। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर ही मजबूर करता है कि हम खुद अपने लिखने में या शायद बोलने में भी विचारों के बीच इन रिश्तों को कितनी बारीकी से दिखाते हैं। सही बात है। क्या हम सिर्फ कॉमा और फुल स्टॉप पर ही टिके रहते हैं या हम अर्धविराम जैसे और भी जो साधन है भाषा में उनका इस्तेमाल करके अपनी बात को और धारदार बनाने की कोशिश करते हैं? ये सोचने वाली बात है। तो इसी सोच को आगे ले जाते हुए सुनने वालों के लिए एक क्या कहें, होमवर्क छोड़ जाएं? हाँ जरूर, एक छोटा सा अभ्यास। अगली बार जब भी कुछ पढ़ें, कहानी हो, कोई लेख हो या कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट ही क्यों ना हो, जरा ध्यान दीजिएगा कि अर्धविराम कहाँ लगा है और सोचिएगा कि लिखने वाले ने वहां कॉमा या फुल स्टॉप की जगह इसे क्यों चुना होगा। क्या आप वो फर्क महसूस कर पा रहे हैं? और जब खुद लिखें तो एक पल को रुककर सोचें, क्या यहाँ अर्धविराम लगाने से मेरी बात ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा असरदार हो सकती है? बिल्कुल, ये भाषा की ताकत और उसकी बारीकियों को क्या कहें, सराहने का, अप्रिशिएट करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। हाँ, ये एक दिलचस्प अभ्यास हो सकता है। नमस्कार, आज हम हिंदी लेखन की एक ऐसी बुनियाद पर बात करने वाले हैं जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, पर जिसके बिना लिखी हुई भाषा अधूरी सी लगती है। हाँ बिल्कुल। कभी सोचा है जब हम कुछ पढ़ते हैं तो ये कैसे पता चलता है कि एक बात कहाँ खत्म हुई? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लिखित भाषा में ये काम करते हैं विराम चिन्ह। अच्छा। और उनमें से एक जो हिंदी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है पूर्ण विराम, वही सीधी रेखा। हाँ, वही खड़ी पाई। बिल्कुल। तो आज हम इसी पूर्ण विराम को थोड़ा गहराई से समझेंगे। जी। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जिनमें हिंदी व्याकरण के नियम है और कई सरकारी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल भी हैं। हाँ, मैंने देखा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, यूपी पुलिस, DSSB, UPSI, कई परीक्षाओं के प्रश्न इसमें शामिल हैं। सही। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों के आधार पर पूर्ण विराम को ठीक से समझना। ये है क्या, कब लगता है, क्यों लगता है और दूसरे विराम चिन्हों से कैसे अलग है। बिल्कुल। इसे सिर्फ एक निशान नहीं बल्कि भाषा को साफ करने वाले एक टूल की तरह देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्ण विराम, इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है ना? हाँ बिल्कुल। पूर्ण विराम का मतलब ही है पूरी तरह रुकना या ठहरना। पूरी तरह रुकना। जी,
ये वो निशान है जो साफ साफ बताता है कि भाई वाक्य यहाँ समाप्त हो गया है, जो बात कहनी थी वो पूरी हो गई। अच्छा, मतलब पाठक के लिए एक संकेत कि यहाँ सांस लो, ये बात खत्म हुई। एकदम सही। विचार का प्रवाह यहाँ पूरा हो गया। और इसे खड़ी पाई भी कहते हैं, जैसा आपने कहा। ये बात भी हमारे स्रोतों में है। हाँ, खड़ी पाई। ये हिंदी की मतलब देवनागरी लिपि की एक पहचान जैसी है। और एक दिलचस्प बात स्रोतों में ये भी है कि जहां हम हिंदी में ये खड़ी पाई लगाते हैं, वहीं अंग्रेजी या रोमन लिपि में फुल स्टॉप लगता है। हाँ, वो बिंदु। काम दोनों का एक ही है, वाक्य खत्म करना, पर दिखने में अलग हैं। ये जानना जरूरी है क्योंकि आजकल रोमन में हिंदी लिखने का चलन काफी बढ़ गया है। बिल्कुल, और वहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि खड़ी पाई लगाएं या फुल स्टॉप। सही बात है। तो पहचान हो गई खड़ी पाई, मतलब पूरा ठहराव, अंग्रेजी के फुल स्टॉप से अलग। अब आते हैं इसके इस्तेमाल पर। ये लगता कहाँ कहाँ है? इसका नियम वैसे तो काफी सीधा है और स्रोतों में बार बार बताया गया है। नियम यह है कि दो तरह के वाक्यों को छोड़कर। कौन से दो? एक तो वो जिनमें कोई सवाल पूछा गया हो, जिनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अच्छा, ठीक है। और दूसरे वो जिनमें कोई तेज भावना जैसे हैरानी, खुशी, दुख, ऐसा कुछ हो, जिनके अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। अच्छा, तो प्रश्न वाले और हैरानी वाले वाक्यों को छोड़कर? हाँ, इन दोनों को छोड़कर बाकी हर तरह के वाक्य के अंत में जब वाक्य पूरा हो जाए तो पूर्ण विराम ही लगेगा। मतलब जो सामान्य बातें होती हैं, जानकारी देने वाले वाक्य या कोई आदेश दिया जा रहा हो। जी, उन सब के अंत में पूर्ण विराम। स्रोतों में कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे एक है तुम जा रहे हो। हाँ, सीधा सा वाक्य, बात पूरी, पूर्ण विराम लग गया। या फिर यह घोड़ा है। बिल्कुल। या एक और उदाहरण है, राम घर आया और चला गया। इसमें दो काम हुए पर वाक्य एक ही है। सामान्य कथन है तो अंत में पूर्ण विराम। एक और उदाहरण है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। सामान्य वाक्य। राम अयोध्या के राजा थे। ये भी एक तथ्य है। जी हाँ। और एक वाक्य था, मुझे बाहर जाना है। इसमें रेखांकित चिन्ह पूछा गया था, जो पूर्ण विराम ही था। तो ये सब उदाहरण एक ही बात कहते हैं, जब वाक्य पूरा हो जाए, अपना मतलब साफ कर दे और वो सवाल या हैरानी वाला न हो तो अंत में खड़ी पाई लगा दीजिए। ये लिखने में स्पष्टता लाता है, एक स्ट्रक्चर देता है। बिल्कुल, पाठक समझ जाता है कि यहाँ एक बात खत्म हुई। लेकिन वो दो अपवाद याद रखने जरूरी हैं, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक। वहां पूर्ण विराम नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि हर विराम चिन्ह का अपना एक खास काम है। अगर गलत लगा दिया तो मतलब बदल सकता है। सही। और इसी से हम अगले मुद्दे पर आते हैं। पूर्ण विराम के अलावा भी तो कई चिन्ह हैं हिंदी में, अल्प विराम, अर्ध विराम। इनका जिक्र भी स्रोतों में आया है, कहीं उदाहरण में, कहीं विकल्पों में। हाँ, आया है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि पूर्ण विराम इनसे कैसे अलग है। तो बताइए क्या फर्क है? सबसे पहले अल्प विराम कॉमा ले लेते हैं। अल्प विराम मतलब अल्प यानी थोड़ा विराम। ये पूर्ण विराम की तरह वाक्य खत्म नहीं करता। अच्छा। ये वाक्य के बीच में आता है जहां थोड़ी देर रुकना हो, पूर्ण विराम से कम देर के लिए। जैसे एक उदाहरण था, चारों भाई सुंदर, सुशील, नम्र, दयालु और सबल थे। यहाँ सुंदर, सुशील, नम्र, दयालु के बाद अल्प विराम लगा है। हाँ, शब्दों की लिस्ट है तो हर शब्द के बाद थोड़ी देर रुकना है, लेकिन वाक्य खत्म हुआ थे के बाद जहां पूर्ण विराम लगा है। तो अल्प विराम वाक्य के अंदर ठहराव देता है और पूर्ण विराम वाक्य को समाप्त करता है। बिल्कुल सही। फिर आता है अर्धविराम, सेमीकोलन। इसका भी जिक्र है। हाँ, ये थोड़ा कम इस्तेमाल होता है शायद। हाँ, अल्प विराम और पूर्ण विराम जितना नहीं पर होता है। स्रोत बताते हैं कि ये अल्प विराम से कुछ ज्यादा पर पूर्ण विराम से कम देर रुकने के लिए है। अच्छा, मतलब ठहराव का समय बढ़ गया। अल्प विराम से ज्यादा, पूर्ण विराम से कम। जी। अक्सर दो ऐसे उपवाक्यों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है जो जुड़े हुए तो हैं पर अपने आप में लगभग पूरे लगते हैं। ठीक है। और कौन से चिन्हों का जिक्र मिलता है? विकल्पों में उपविराम, डॉट और विवरण चिन्ह, डैश भी दिखे। हाँ। इनके नियम विस्तार से नहीं है वहां, पर यह तो साफ है कि इनका काम भी वाक्य समाप्त करना नहीं है। उपविराम अक्सर शीर्षक के बाद या संवाद में आता है। विवरण चिन्ह किसी लिस्ट या ब्यौरे से पहले, ये आगे आने वाली चीज की तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल। फिर एक बहुत आम चिन्ह है योजक चिन्ह, माइनस। हाँ, योजक चिन्ह। इसका काम है जोड़ना शब्दों को, पदों को, जैसे धन संपत्ति, माता पिता, लड़का लड़की। ये तो शब्दों के बीच लगता है। जी, ये वाक्य के अंत में नहीं आता। पूर्ण विराम का काम खत्म करना है, योजक का काम जोड़ना है। और प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक की बात तो हुई गई। ये वाक्य के अंत में आते हैं पर खास तरह के वाक्यों के लिए। हाँ, ये पूर्ण विराम के विकल्प है,
उसके साथ नहीं लगते। अंत में या तो पूर्ण विराम होगा या प्रश्नवाचक या विस्मयादिबोधक। लगभग हमेशा। हाँ, ठीक है। इनके अलावा एक लाघव चिन्ह का भी जिक्र है, संक्षेप सूचक, जैसे डॉक्टर के लिए डॉ लिखने के बाद लगाते हैं। हाँ, वो छोटा सा गोला। जी। और एक बड़ा मजेदार चिन्ह है हंसपद। हाँ, वो ऊपर की तरफ तीर जैसा। हाँ, जब लिखते हुए कोई शब्द छूट जाए तो उसे ऊपर लिखने के लिए नीचे ये निशान लगा देते हैं। इसे त्रुटिबोधक चिन्ह भी कहते हैं। अच्छा, ये भी वाक्य के अंत का निशान नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो इन सबको देखें तो साफ हो जाता है कि पूर्ण विराम का काम कितना अलग और जरूरी है। बाकी सब वाक्य के अंदर काम कर रहे हैं, प्रवाह, जुड़ाव, सवाल, भावना, छूटी हुई चीज। जबकि पूर्ण विराम आखिर में आकर कहता है, बस यहाँ बात पूरी हुई, स्टॉप। एकदम, ये वाक्य को एक मुकम्मल इकाई बनाता है। एक बात जो मुझे ये सब देखते हुए लगी वो ये कि ये सवाल पूर्ण विराम कहाँ लगेगा, कौन सा चिन्ह है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। इसका क्या मतलब निकालें? ये बहुत जरूरी बात है। इसका मतलब साफ है कि लिखित हिंदी में स्पष्टता और शुद्धता कितनी जरूरी मानी जाती है। इन परीक्षाओं में व्याकरण पर जोर होता है और विराम चिन्ह उसी का हिस्सा है। और शायद ये भी कि इतनी बुनियादी चीज पर भी लोग गलतियां करते होंगे, तभी तो इसे परखा जा रहा है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि अगर पूर्ण विराम सही जगह ना हो तो पूरा मतलब गड़बड़ा सकता है। बिल्कुल, एक लंबा वाक्य छोटे छोटे वाक्यों जैसा लग सकता है, या छोटे वाक्य मिलकर एक लगने लग सकते हैं। खासकर कानूनी दस्तावेजों या सरकारी आदेशों में सोचिए। हाँ, वहां तो एक चिन्ह की गलती बहुत भारी पड़ सकती है। इसीलिए ये सिर्फ परीक्षा की बात नहीं है, ये असरदार और साफ कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। हिंदी लिखने पढ़ने वाले हर किसी के लिए ये एक बुनियादी ज्ञान है। सही कहा। तो चलिए इस पूरी बातचीत के मुख्य बिंदुओं को एक बार दोहरा लेते हैं। जी। हमने समझा कि पूर्ण विराम यानी खड़ी पाई का मतलब है पूरी तरह रुकना। हाँ। ये हिंदी में ज्यादातर वाक्यों के अंत में लगता है, सिवाय प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों के। बिल्कुल। ये अंग्रेजी के फुल स्टॉप से अलग दिखता है, पर काम वही करता है। और इसका काम अल्पविराम, अर्धविराम, योजक जैसे दूसरे चिन्हों से बिल्कुल अलग है। जी हाँ, ये वाक्य को समाप्त करता है, उसे पूरा करता है। और हमने ये भी समझा कि विराम चिन्ह सिर्फ नियम नहीं है, ये पाठक की समझ को गाइड करते हैं, भाषा को लय देते हैं और सबसे जरूरी मतलब को साफ करते हैं। पूर्ण विराम इस स्पष्टता की आखिरी मोहर है। बहुत अच्छे से समझाया आपने। अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। हमने देखा पूर्ण विराम लिखित भाषा में स्पष्टता के लिए कितना जरूरी है, पर आजकल का जमाना डिजिटल है, टेक्स्ट मैसेज, सोशल मीडिया, बहुत तेजी से लिखा जाता है। हाँ, वो अक्सर लोग विराम चिन्ह छोड़ देते हैं, खासकर पूर्ण विराम। तो सवाल ये है कि क्या इस चलन का लिखित हिंदी की स्पष्टता पर कोई असर पड़ रहा है? क्या पूर्ण विराम जैसे पारंपरिक चिन्हों की अहमियत कम हो रही है, या फिर इनका इस्तेमाल किसी नए तरीके से हो रहा है? ये सोचने वाली बात है कि रफ्तार के चक्कर में कहीं हम भाषा की स्पष्टता से समझौता तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है। नमस्कार, आज हम हिंदी व्याकरण के एक छोटे से लेकिन बड़े काम के निशान पर बात करने वाले हैं। ये वाला चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारे पास जो सामग्री है आज, वो इसी चिन्ह के आसपास ही घूम रही है। ऐसा लग रहा है कि ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वाली किताबों से लिए गए हिस्से हैं, जैसे YCT 46, 47 का जिक्र भी है इसमें। तो आज का अपना मिशन क्या है? हम समझेंगे कि ये चिन्ह आखिर है क्या चीज, हिंदी वाक्यों में कहाँ लगता है, क्यों लगता है, और सबसे जरूरी, इसे ठीक से पहचानना और इस्तेमाल करना इतना मायने क्यों रखता है। कोशिश करेंगे कि ये व्याकरण की बातचीत थोड़ी दिलचस्प लगे। चलिए शुरू करते हैं फिर इस चिन्ह की गहराइयों में उतरना। तो सबसे पहली बात, ये निशान, इसकी शक्ल, हिंदी में नाम है इसका प्रश्नवाचक चिन्ह। लगता तो बड़ा सीधा साधा है ना? हाँ, नाम तो बिल्कुल सीधा है। और अपने जो ये नोट्स हैं, इनमें बिंदु 43 में साफ लिखा भी है कि भाई अंग्रेजी में से क्वेश्चन मार्क कहते हैं। इन नोट्स में कई जगह मतलब इसे पहचानने पर भी जोर दिया गया है। अच्छा, पहचान पर भी? हाँ, जैसे एक सवाल है, प्रश्न 40 जी। वो सीधा पूछता है कि दिए गए विकल्पों में से ये चिन्ह कौन सा है, और जवाब भी साफ है, विकल्प बी प्रश्नवाचक। यही बात फिर से प्रश्न 44 में पूछ ली है। तो लगता है पहचानना पहला स्टेप है। पहचानना बिल्कुल पहला कदम है, और जरूरी भी है, क्योंकि इसका काम एकदम फोकस्ड है। ये लिखित भाषा में बताता है कि भाई यहाँ एक सवाल पूछा गया है। जब हम बोलते हैं तब तो आवाज का उतार चढ़ाव, हमारा लहजा, वो बता देता है कि हम पूछ रहे हैं या बता रहे हैं।
लिखते समय ये काम मुख्य तौर पर ये चिन्ह ही करता है। सही कहा। ये पढ़ने वाले को एक तरह से अलर्ट कर देता है कि भाई इसे सीधा बयान मत समझ लेना, ये एक सवाल है, एक जिज्ञासा है। बिल्कुल सही। बोलने में तो टोन है, लिखने में निशानी है। अच्छा, तो पहचान हो गई। अब आते हैं इसके इस्तेमाल पर। सबसे बुनियादी नियम जो इन नोट्स में लगभग हर सवाल के जवाब में दोहराया गया है, जैसे प्रश्न 38, 39, 40, 43, 44, वो ये है कि इसे उन वाक्यों के आखिर में लगाना है जिनमें सीधे सीधे कुछ पूछा जा रहा हो, मतलब प्रश्न का भाव हो। हाँ, ये इसका सबसे कॉमन यूज है। इन नोट्स से ही कुछ उदाहरण देखते हैं जो ये दिखाते हैं। जैसे एक वाक्य है प्रश्न 37 से, क्या कोई तारे गिन सकता है? इसके अंत में पूर्ण विराम लगा है, साफ सवाल है। बिल्कुल। एक और प्रश्न 38 से, यह लड़का कौन है? यहाँ भी अंत में पूर्ण विराम, पूछ रहे हैं कि ये कौन है। सीधा प्रश्न। फिर कुछ वाक्य ऐसे दिए हैं जहां पूछा गया है कि कौन सा चिन्ह लगेगा, जैसे प्रश्न 41 में, तुम कब आओगे? जाहिर है ये सवाल है, तो अंत में प्रश्न चिन्ह आना ही चाहिए। बिल्कुल। इसी तरह प्रश्न 42 में, किधर चले? छोटा सा है पर है तो सवाल ही, अंत में प्रश्न चिन्ह। जी। और प्रश्न 43 का वाक्य, अमीना तुम कब आई? यहाँ भी जानकारी मांगी जा रही है, पूछा जा रहा है, तो लगेगा। हाँ, ये सारे उदाहरण बिल्कुल क्लासिक हैं। ये दिखाते हैं कि लिखने में गलतफहमी से बचने के लिए ये चिन्ह कितना जरूरी है। सोचिए, अगर इन वाक्यों के अंत में हम पूर्ण विराम लगा दें तो मतलब ही बदल जाएगा। हाँ, वो तो है। और जैसा कि एक जगह इशारा भी किया गया है बिंदु 43 की व्याख्या में, कि अक्सर वाक्य में ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं ना, जैसे क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, कौन, ये सब। हाँ, होते हैं। जब ये शब्द वाक्य में सवाल पूछने के लिए ही आए हों, तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना एक तरह से जरूरी हो जाता है। अच्छा, यहाँ एक और बात भी है ध्यान देने वाली, जिसका जिक्र प्रश्न 41 की व्याख्या में है, कि ये जो विराम चिन्ह है ना, ये सिर्फ सवाल पूछने के लिए नहीं है, ये तो लिखने की भाषा की, मान लीजिए, सांसें हैं। अच्छा कहा। इनका इस्तेमाल होता है बताने के लिए कि वाक्य में कहाँ थोड़ा रुकना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ अपनी बात पर जोर देना है, या फिर किस तरह का भाव दिखाना है, जैसे हैरानी, खुशी, दुख, ये सब। बिल्कुल। तो प्रश्नवाचक चिन्ह इसी पूरी व्यवस्था का, इसी सिस्टम का एक हिस्सा है। वैसे इन नोट्स में बातों बातों में दूसरे चिन्हों का भी जिक्र आया है, प्रश्न 40 और 41 की तालिकाओं में। शायद श्रोताओं के लिए क्विक रिमाइंडर ठीक रहेगा। हाँ, बिल्कुल, बताइए। जैसे पूर्ण विराम, जो वाक्य खत्म होने पर लगता है। अर्धविराम, जो पूर्ण विराम से कम पर कॉमा से ज्यादा रुकने का इशारा करता है। जी। अल्प विराम, जहां बहुत थोड़ा रुकना हो। विस्मयादि बोधक चिन्ह, जो हैरानी, खुशी, डर जैसे भावों के लिए है। योजक चिन्ह, जो दो शब्दों को जोड़ता है। डैश, जो योजक से थोड़ा लंबा होता है और अक्सर लिस्ट वगैरह से पहले आता है। उद्धरण चिन्ह, किसी की बात को वैसे का वैसा लिखने के लिए। विवरण चिन्ह, जब आगे कुछ डिटेल देनी हो, कोष्ठक, एक्स्ट्रा जानकारी के लिए। और तुल्यता सूचक, बराबरी दिखाने के लिए। यहाँ तक कि प्रतिशत का भी नाम है। बिल्कुल, ये सारे चिन्ह मिलकर ही लिखित भाषा को सजीव और स्पष्ट बनाते हैं। हर एक का अपना एक रोल है, अपना किरदार है। प्रश्नवाचक चिन्ह का किरदार है सवाल को सामने लाना, लेकिन भाषा, जैसा हम जानते हैं, हमेशा सीधी सड़क पर तो चलती नहीं, कुछ मोड़ भी आते हैं। हाँ, और अब शायद हम उन्हीं दिलचस्प मोड़ों पर आ रहे हैं, क्योंकि इन नोट्स में खासकर प्रश्न 44 की व्याख्या में कुछ ऐसी बातें भी हैं जहां मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। कहा गया है कि कभी-कभी वाक्य में सवाल पूछने वाला शब्द तो होता है, क्या, कौन, कहाँ, लेकिन फिर भी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता। ये कैसे भाई? हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और अक्सर यहीं पर लोग गलतियां करते हैं। श्रोत बिल्कुल सही इशारा कर रहे हैं। ऐसा तब होता है जब ये जो प्रश्नवाचक शब्द है ना, वो वाक्य में सीधा सवाल पूछने का काम नहीं कर रहे होते। अच्छा, तो क्या कर रहे होते हैं? वो असल में दो छोटे वाक्यों को, जिन्हें हम उपवाक्य कहते हैं, उनको जोड़ने वाले कनेक्टर, मतलब संबंधवाचक शब्द की तरह काम करते हैं। ऐसे में वाक्य का जो मुख्य भाव है वो सवाल पूछना नहीं होता, बल्कि कुछ बताना या वर्णन करना होता है। अच्छा, मतलब शब्द वही पर काम बदल गया। क्या इन नोट्स में इसके उदाहरण भी हैं? हाँ, है। प्रश्न 44 की व्याख्या और प्रश्न 45A में एक वाक्य है, वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। देखिए, यहाँ क्या शब्द तो है, पर वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह नहीं है। पूर्ण विराम है? हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ मुख्य बात ये बताना है कि वो नहीं जानता। अब सवाल उठता है,
क्या नहीं जानता? तो जवाब है कि मैं क्या चाहता हूं। तो क्या यहां सवाल नहीं पूछ रहा, बस उन दो हिस्सों को जोड़ रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा। क्या चाहता हूँ वाला हिस्सा एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्रिया जानता के लिए। अच्छा, वो मुख्य प्रश्न नहीं है। इसी तरह का एक और उदाहरण है प्रश्न 45B में। आपने क्या कहा था, सो मैंने नहीं सुना। यहां भी क्या सवाल नहीं पूछ रहा, नहीं। बल्कि पहले हिस्से आपने क्या कहा था को दूसरे सो मैंने नहीं सुना से जोड़ रहा है। जी हाँ। और एक और है प्रश्न 45D से। वह ऐसा क्यों कहता था कि हम वहां ना जाएंगे। यहां भी क्यों सीधा सवाल नहीं है। नहीं, ये कारण बताने वाले हिस्से को मुख्य वाक्य से जोड़ रहा है। बिल्कुल। तो सबक ये है कि सिर्फ क्या, क्यों, कब, कहाँ जैसे शब्दों को देखकर आंख बंद करके प्रश्न चिन्ह नहीं लगा देना चाहिए। ये तो ध्यान रखने वाली बात है। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कहते हैं ना, हाँ, शायद वही अप्रत्यक्ष प्रश्न। जहां प्रश्न मुख्य वाक्य का एक हिस्सा बन जाता है, खुद मुख्य वाक्य नहीं रहता। समझ गया। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। अरे, और भी कुछ है? हाँ, इसी प्रश्न 44 की व्याख्या में दो और स्थितियों का भी जिक्र है जहां प्रश्न चिन्ह का प्रयोग सीधा सवाल पूछने के अलावा भी हो सकता है। ये बात तो और भी सरप्राइजिंग है। अरे वाह, बताइए बताइए, और क्या काम करता है निशान? स्रोत बताते हैं कि इसका इस्तेमाल कभी-कभी अनिश्चितता या संदेह मतलब डाउट जताने के लिए भी किया जाता है। अनिश्चितता कैसे? मान लीजिए आप किसी ऐतिहासिक घटना की तारीख लिख रहे हैं और आपको पूरी तरह पक्का नहीं है, तो कभी-कभी उस तारीख या साल के बाद ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। अच्छा, जैसे उनका जन्म 1885 में हुआ था। ये एक तरह से कह रहा है कि भाई इस जानकारी पर थोड़ा संदेह है, कंफर्म नहीं है। ओह, ये तो मैंने देखा है किताबों में। हाँ। दूसरी स्थिति है व्यंग्य, सटायर। व्यंग्य, प्रश्न चिन्ह से। हाँ, किसी बात का मजाक उड़ाने या उस पर ताना कसने के लिए भी कभी-कभी वाक्य के अंत में या किसी खास शब्द के बाद ब्रैकेट में का प्रयोग कर लिया जाता है। अच्छा, जैसे कोई कहे, हाँ वो तो बड़े ईमानदार हैं। हाँ, समझ गया। यहाँ ब्रैकेट का मतलब है कि कहने वाला उनकी ईमानदारी पर शक कर रहा है या शायद बिल्कुल उल्टा कह रहा है, ताना मार रहा है। कमाल है। मतलब ये छोटा सा निशान सिर्फ सवाल ही नहीं पूछता, ये शक भी जता सकता है और ताना भी मार सकता है। ये तो बड़ी गहरी बात निकली भाई, है ना? हालांकि ये ध्यान रखना होगा कि इन नोट्स में इन दो इस्तेमाल का अनिश्चितता और व्यंग्य वाले नियम तो बताया है, पर इनके उदाहरण नहीं दिए। हाँ, उदाहरण नहीं है। ये सिर्फ जानकारी के तौर पर बताया गया है। हाँ, स्रोत सिर्फ नियम का जिक्र करते हैं, पर यह जानना ही अपने आप में कितना दिलचस्प है कि एक विराम चिन्ह के इतने सारे पहलू हो सकते हैं। ये दिखाता है कि लिखित भाषा कितनी बारीक और कितनी परतदार हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, अब एक और उदाहरण पर लौटते हैं जो मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा था। वो प्रश्न 45C वाला। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ। पहली बार पढ़ने में ये एक ऑर्डर जैसा लगता है, कमांड, जैसे कोई किसी को कुछ करने को कह रहा हो। हाँ। लेकिन नोट्स कहते हैं कि ये वाक्य बिना प्रश्न चिन्ह के गलत है। सही वाक्य होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ। ये थोड़ा अजीब नहीं लगा आपको? ये वाकई एक बहुत अच्छा पॉइंट है और ये दिखाता है कि व्याकरण कभी-कभी कितना कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। हाँ। सुनने में ये आदेशात्मक मतलब इम्पेरेटिव लग सकता है। हाँ। लेकिन अगर आप इसके पीछे का इरादा देखें, इंटेंशन देखें, तो यहाँ असल में जानकारी मांगी जा रही है। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। कहने वाला जानना चाहता है कि राजधानी क्या है, इसलिए इन नोट्स के हिसाब से इसमें प्रश्न का भाव छुपा हुआ है और इसीलिए अंत में प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए। ये उदाहरण हमें सिखाता है कि सिर्फ वाक्य की बनावट नहीं, बल्कि उसका मकसद और संदर्भ समझना भी जरूरी है। हो सकता है परीक्षाओं में ऐसे ही वाक्य फंसाने के लिए पूछे जाते हों। समझ गया। मतलब वाक्य का टोन या इरादा पकड़ना पड़ेगा। ये तो बातचीत जैसे ही हो गया, जहां कहने का अंदाज मायने रखता है। बिल्कुल। तो चलिए अब तक की सारी बातचीत का एक निचोड़ निकालते हैं। हमने क्या क्या मुख्य बातें समझी। पहली, ये चिन्ह हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह है और इसका सबसे सीधा और आम काम है उन वाक्यों के आखिर में लगना जहां कोई सवाल पूछा जा रहा हो। जी हाँ, बिल्कुल सीधा सवाल। दूसरी बात, हमने ये देखा कि सिर्फ प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब वगैरह देखकर ही इसे नहीं लगा देना है। अगर ये शब्द
दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हों, मतलब अप्रत्यक्ष प्रश्न बना रहे हों, तो अंत में पूर्ण विराम आता है, प्रश्न चिन्ह नहीं। सही। और तीसरी, जो शायद सबसे अनपेक्षित बात थी, ये चिन्ह सिर्फ सवाल पूछने के लिए ही नहीं है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, इसका इस्तेमाल अनिश्चितता या संदेह जताने के लिए और यहाँ तक कि व्यंग या ताना कसने के लिए भी हो सकता है। तो ये थी प्रश्नवाचक चिन्ह पर हमारी आज की ये थोड़ी लंबी बातचीत, जो उन परीक्षा की तैयारी वाले नोट्स पर आधारित थी। उम्मीद है इससे इस चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर, खासकर इसकी जो बारीकियां हैं उनको लेकर कुछ ज्यादा स्पष्टता मिली होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। ये उन सभी के काम आ सकता है जो अपनी हिंदी सुधारना चाहते हैं या जिन्हें इम्तिहानों में ऐसे सवालों से जूझना पड़ता है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। अच्छा, क्या? इन नोट्स में ये जो बात आई ना कि कॉमा का इस्तेमाल अनिश्चितता या व्यंग्य के लिए भी हो सकता है, जरा इस पर सोचिएगा। कैसे सिर्फ एक छोटे से निशान को लगाने या न लगाने से या उसे किसी अजीब सी जगह पर इस्तेमाल करने से सिर्फ सवाल पूछने के व्याकरण वाले नियम से हटकर पूरे वाक्य का लहजा, उसका छिपा हुआ मतलब, उसकी पूरी फील ही बदल सकती है। सही बात है। ये लिखित शब्दों को कितनी गहराई दे सकता है ना? अगली बार जब आप कुछ पढ़ें या लिखें तो इन छोटे छोटे निशानों पर जरा ज्यादा ध्यान देकर देखें। ये सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं है, ये हमारी भाषा को भावनाएं और वो जो बारीकियां होती हैं ना, वो देने वाले औजार भी हैं। बहुत खूब कहा। चलिए इसी विचार के साथ आज की बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। कभी सोचा है जब कोई दोस्त मैसेज में लिखता है तुम जीत गए, वो 3 विस्मयादिबोधक चिन्ह क्यों लगाता है? या जब कोई सिर्फ एक लगाता है, अरे, है ना, एक छोटा सा निशान पर मतलब कितना गहरा। तो आज हम इसी दिलचस्प और भावों से भरे विराम चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह की दुनिया में उतर रहे हैं। जरा गहराई से समझेंगे इसे। और देखिए, हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे उन परीक्षाओं से है जहां भाषा की परख होती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, बिहार शिक्षक मूल्यांकन, कई सारे पेपर्स के सवाल जवाब हैं ये। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये असल में दिखाता है कि ये चिन्ह कहाँ और कैसे इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, और हमारा मकसद भी यही है। मतलब हम सिर्फ नियम नहीं रटेंगे, हम इन उदाहरणों से समझेंगे कि ये चिन्ह, ये है क्या चीज, क्यों है, कौन से जज्बात दिखाता है, वो जो अचानक मन में लहरें उठती हैं ना, खुशी की, दुख की, हैरानी की, और सबसे जरूरी, इसे ठीक से इस्तेमाल कैसे करें ताकि जो हम लिखें उसमें भी वही दम हो, वही भाव हो जो बोलने में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी गहरी पड़ताल। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात, ये चिन्ह दिखता कैसा है ये तो हम सब जानते हैं, एक डंडा नीचे एक बिंदी, पर इसका काम क्या है असल में? हाँ, दिखने में तो बड़ा सीधा है, पर काम बहुत महत्वपूर्ण है इसका। जैसा आपने कहा, स्रोत भी बताते हैं, प्रश्न 52-58, यही है वो चिन्ह। इसका मुख्य काम है वो जो तेज भावनाएं होती है ना, अचानक वाले जज्बात, उनको लिखाई में दिखाना। अच्छा। हाँ, मतलब जब हम बात करते हैं तो हमारी आवाज, हमारे चेहरे के भाव, वो सब बता देते हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। हाँ, वो तो है। लिखने में ये काम ये चिन्ह करता है। जब हम बहुत खुश हों या बहुत दुखी या एकदम हैरान या किसी को पुकार रहे हों, तो ये चिन्ह उस शब्द या वाक्य के बाद लगकर उस भाव को पकड़ लेता है। समझ लीजिए, शब्दों में जान डाल देता है। ये दिलचस्प बात है कि ये आवाज के उतार चढ़ाव की कमी पूरी करता है लिखाई में। तो फिर कौन कौन से खास भाव हैं जिनके लिए ये इस्तेमाल होता है? आपने कहा खुशी, दुख, हैरानी। स्रोत में तो काफी उदाहरण लग रहे हैं। मतलब तेज खुशी, प्रश्न 55 का वाक्य है, वाह तुम आ गए। हाँ। या फिर प्रश्न 60 में, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। अब यहाँ वाह और आहा के ठीक बाद जो पॉइंट लगा है वो उस खुशी के अचानकपन को दिखाता है। ये सिर्फ तुम आ गए लिखने से कहीं ज्यादा इमोशनल है। और फिर इसके एकदम उलट, दुख या शोक, उसके लिए भी यही। ये थोड़ा अजीब नहीं कि एक ही निशान और 2 बिल्कुल उल्टे जज्बात? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हाँ, शोक यानी गहरे दुख के लिए भी यही इस्तेमाल होता है। जैसे प्रश्न 47 का उदाहरण देखिए, हाय वो मर गया। ओ। यहाँ हाय के बाद जो चिन्ह है वो उस गहरे दुख को दिखा रहा है। अजीब शायद इसलिए लगता है क्योंकि हम सोचते हैं चिन्ह का अपना कोई भाव होगा, पर ऐसा है कि ये चिन्ह शायद भाव की तीव्रता को दिखाता है। वो भाव कितना तेज है, कितना अचानक है, चाहे वो खुशी का हो या दुख का, ये उस पल की शिद्दत को पकड़ता है। अच्छा, तो ये इंटेंसिटी का मार्कर है, समझ गई। और हैरानी यानी आश्चर्य, जब हम चौंक जाते हैं? बिल्कुल,
उसके लिए तो ये बहुत ही आम है। प्रश्न 50 में देखिए, अरे उसने तो कमाल कर दिया। हाँ, ये तो अक्सर इस्तेमाल होता है। या प्रश्न 63 का उदाहरण, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है। यहाँ अरे और अरे वाह के बाद का चिन्ह उस हैरानी को, उस विस्मय को पकड़ रहा है। श्रोत में घृणा या नफरत का भी जिक्र था ना? हाँ, तीव्र घृणा या जिसे कहें वितृष्णा का भाव, उसके लिए भी। जैसे प्रश्न 46 में, छी कितनी गंदी आदत है। या प्रश्न 48 में, छे तुमने तो नाम ही डुबो दिया। यहाँ 6 शब्द खुद ही घृणा दिखा रहा है और ये चिन्ह उसे और वजन दे रहा है, उसे लिखाई में उतार रहा है। दुख और पीड़ा के लिए भी थे उदाहरण, जैसे आह या ओह। सही का, दुख या शारीरिक या मानसिक पीड़ा दिखाने के लिए भी। प्रश्न 57 में है, आह ये पीड़ा अब और सहन नहीं होती। या प्रश्न 51 और 62 में, ओह बहुत कठिन समय आया है। ये शब्द है ना, आह ओह, इनके फौरन बाद चिन्ह लगाने से उस दर्द की गहराई पता चलती है। क्या डर यानी भय के लिए भी ये इस्तेमाल होता है? स्रोत में जिक्र तो है इसका। हाँ, स्रोत प्रश्न 53-60 भय का जिक्र करते हैं। हालांकि इन सवालों में हमारे पास सीधा उदाहरण नहीं है उसका, पर सिद्धांत तो यही कहता है कि भय भी एक तीव्र मनोभाव है। हाँ। तो जो शब्द डर दिखाते हैं उनके साथ भी इसका प्रयोग हो सकता है। जैसे शायद हम कहें बाप रे सांप, तो बाप रे के बाद लग सकता है। अच्छा, और एक और बहुत जरूरी इस्तेमाल जो साफ दिख रहा है, किसी को पुकारने के लिए, मतलब संबोधन। हाँ, ये भी बहुत आम है। जब हम किसी का ध्यान खींचना चाहते हैं या उसे सीधे बुलाते हैं। जैसे प्रश्न 49 में, अरे जरा इधर तो आ। ओके। या प्रश्न 56 में, बच्चे शांतिपूर्वक बैठो। या फिर वो भावनात्मक पुकार प्रश्न 65 में, हे भगवान मेरी रक्षा करो। इन सब में जिसे पुकारा जा रहा है, अरे बच्चे हे भगवान, उसके ठीक बाद ये चिन्ह लगता है। और वो औपचारिक वाला भी था ना, प्रिय महाशय के बाद? हाँ, प्रश्न 61 का उत्तर ये बताता है कि औपचारिक पत्रों में भी प्रिय महाशय के बाद इसका प्रयोग सही है। तो ये सिर्फ दोस्तों को बुलाने तक ही नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये छोटा सा चिन्ह भावनाओं का पूरा इंद्रधनुष, खासकर जब वो तेज हो और किसी को सीधे बुलाने का काम लिखने में करता है। ये सिर्फ व्याकरण का नियम नहीं लग रहा, ये तो लिखित बातचीत को ज्यादा इंसानी बनाने का तरीका है। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम इंसानी टच देता है। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि एक चिन्ह किन भावों के लिए है, पर अब वो सवाल जहां असल में गड़बड़ होती है, इससे लगाना कहाँ है? क्या हमेशा वाक्य के आखिर में? स्रोत के उदाहरण तो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, और यहीं पे ये प्रतियोगी परीक्षाओं वाले उदाहरण बहुत काम के हैं, क्योंकि वो इसी बात पे जोर देते हैं सही जगह। नियम यह है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह उस शब्द या छोटे से वाक्यांश के तुरंत बाद लगता है जो उस भाव को या बुकार को सीधे सीधे दिखा रहा हो। अच्छा, तुरंत बाद? हाँ, जरूरी नहीं कि यह हमेशा वाक्य के अंत में ही आए। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे, हाय वो मर गया। प्रश्न 47 ने कहा था कि ये ठीक नहीं है, तो सही क्या होगा? सही वाक्य होगा, हाय वह मर गया। चिन्ह लगेगा हाय के फौरन बाद, क्योंकि हाय ही वो शब्द है जो शोक का भाव ला रहा है। अगर हम मर गया के बाद लगाते तो ऐसा लगता कि मरने की बात पर हैरानी हो रही हो, जो यह मतलब नहीं है। समझ गए, भाव वाले शब्द के ठीक बाद। तो फिर छे तुमने तो नाम ही डुबो दिया, सवाल 48 में भी छे के बाद लगेगा। एकदम सही, बिल्कुल सही रूप होगा छह, तुमने तो नाम ही डुबो दिया, क्योंकि घृणा का भाव छह से जुड़ा है। और अरे उसने तो कमाल कर दिया, सवाल 50। यहाँ भी अरे के बाद, क्योंकि अरे हैरानी दिखा रहा है, तो सही वाक्य है अरे उसने तो कमाल कर दिया। इसीलिए तो ऐसे वाक्यों को विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं, क्योंकि वो शुरू ही ऐसे भाव वाले शब्द से होते हैं। एक उदाहरण बड़ा मजेदार था, राम राम उसने ये क्या कर दिया। स्रोत प्रश्न 54 ने कहा ये गलत है, क्यों और सही क्या है? हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। ये नियम की बारीकी दिखाता है। सही रूप है राम राम उसने ये क्या कर दिया। अच्छा, 2 बार लगेगा? हाँ, 2 बार। यहाँ राम राम का इस्तेमाल दुख या हैरानी या झुंझलाहट जैसा कोई तेज भाव दिखाने के लिए हुआ है। तो जब हम भाव की तेजी दिखाने के लिए किसी शब्द को दोहराते हैं तो चिन्ह हर बार उस शब्द के बाद लगता है। ओहो, ये दिखाता है कि हर बार राम कहना एक अलग इमोशनल रिएक्शन है, ये नहीं कि राम राम एक शब्द है। वाह, ये तो सच में बारीकी वाली बात है। मतलब दोहराव में हर शब्द के बाद चिन्ह। एक और वाक्य था जिसमें सुधार बताया गया था, वाह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे। प्रश्न 66, इसमें क्या दिक्कत थी? इसमें मतलब चिन्ह लगाने की जगह और कितनी बार लगाना है, दोनों में सुधार की जरूरत थी।
स्रोत के हिसाब से सही वाक्य होगा, वाह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे। इसमें भी 2 बार? हाँ, पहला वाह के बाद, वो तारीफ का पहला रिएक्शन है। फिर दूसरा तुम्हारे क्या कहने के बाद, जो उस तारीफ को और खास और तेज बनाता है। तो ये दिखाता है कि एक ही वाक्य में एक से ज्यादा बार भाव तेज हो सकता है और हम दोनों को मार्क कर सकते हैं। तो सबक ये है कि हमें बहुत ध्यान देना होगा कि कौन सा शब्द या कौन सा हिस्सा असल में वो जज्बात पैदा कर रहा है और चिन्ह ठीक वहीं चिपकाना होगा। जगह बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जगह ही सब कुछ है। हाँ, कुछ और उदाहरण भी यही बात पक्की करते हैं। ओह, बहुत कठिन समय आया है। प्रश्न 51, 62। अरे तुम आ गए। प्रश्न 59। आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। प्रश्न 60। इन सब में भाव वाले शब्द ओह, अरे, आहा कि तुरंत बाद चिन्ह लगाने से ही बात साफ होती है। गलत जगह लगा दिया या लगाया ही नहीं तो पढ़ने वाला कंफ्यूज हो सकता है या भाव पूरी तरह गायब हो सकता है। यानी लिखने में जहां हम आवाज का सहारा नहीं ले सकते, ये छोटा सा चिन्ह भावनाओं का सही पता बताने वाले गाइड की तरह है। जरा सी चूक हुई और पढ़ने वाला कहीं और ही पहुंच जाएगा। क्या बढ़िया कहा आपने। बिल्कुल, ये गाइड ही है, भावनाओं की दिशा बताने वाला गाइड। अच्छा, स्रोत में दूसरे विराम चिन्हों का भी जिक्र था, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह इन सब से अलग कैसे हैं? क्या ये एक दूसरे की जगह ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका काम एकदम अलग है और ये एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। कम से कम बिना मतलब बदले तो बिल्कुल नहीं। फर्क इनके मकसद में है। देखिए, पूर्ण विराम बताता है कि वाक्य खत्म, बात पूरी, बस सपाट। प्रश्नवाचक चिन्ह साफ साफ सवाल पूछता है, जानकारी मांगता है। अल्प विराम और अर्ध विराम वाक्य के अंदर थोड़ा या ज्यादा रुकने का संकेत देते हैं, विचारों को अलग करते हैं। लेकिन विस्मयादि बोधक चिन्ह का काम न तो जानकारी देना है, न सवाल पूछना, न सिर्फ ठहराव देना। इसका एक ही काम है, तेज भावना या पुकार का संकेत देना। ये वाक्य में एक इमोशनल रंग भरता है जो दूसरे चिन्ह नहीं करते। क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं जहां चिन्ह बदलने से मतलब एकदम बदल जाए? हाँ जरूर। मान लीजिए वाक्य है तुम आ गए। अगर हम आखिर में पूर्ण विराम लगाएं, तुम आ गए, तो ये बस एक सूचना है। ठीक है। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं, तुम आ गए, तो ये सवाल बन गया। शायद थोड़ी हैरानी भी हो उसमें। हाँ। लेकिन अगर हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएं, तुम आ गए, तो ये तेज खुशी या बड़े आश्चर्य का इजहार बन जाता है। देखा आपने? शब्द वही हैं, पर चिन्ह ने पूरा भाव बदल दिया। हाँ, ये तो बहुत साफ फर्क दिख रहा है। एक और सोचिए, क्या कह रहे हो? सीधी बात। क्या कह रहे हो? सवाल। क्या कह रहे हो? यकीन नहीं हो रहा या बहुत हैरानी है। ये तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। हर चिन्ह का अपना रोल है। अब आते हैं इस सवाल पर कि सब जानना, इन बारीकियों का समझना हम सबके लिए क्यों जरूरी है, मतलब सिर्फ परीक्षाओं में नंबर लाने के अलावा। इसके कई कारण हैं जो हमारी रोजमर्रा की लिखाई से जुड़े हैं। पहला, जैसा हमने अभी देखा, सही विराम चिन्ह लगाने से आपकी लिखी हुई बात, चाहे वो ईमेल हो, कोई रिपोर्ट हो, सोशल मीडिया पोस्ट हो, कुछ भी एकदम साफ और असरदार बन जाती है। ये पक्का करता है कि आपका इरादा, आपका भाव पढ़ने वाले तक ठीक ठीक पहुंचे। गलत चिन्ह से गलतफहमी हो सकती है। हाँ, आजकल डिजिटल दुनिया में तो ये और भी ज्यादा जरूरी है। टेक्स्ट में टोन समझना वैसे ही मुश्किल होता है। बिल्कुल। दूसरा, ये सिर्फ सफाई की बात नहीं है, ये आपके लिखने के हुनर और भाषा पर आपकी पकड़ को भी दिखाता है। जब आप विराम चिन्हों का सही इस्तेमाल करते हैं तो पता चलता है कि आप भाषा की बारीकियों को समझते हैं, डिटेल पर ध्यान देते हैं। ये बात तो है। इसका अच्छा असर पड़ता है पढ़ने वाले पर, चाहे वो बॉस हो, क्लाइंट हो या दोस्त। तीसरा, अगर कोई कहानी, कविता या नाटक लिखता है तो वहां तो भावों को उभारने के लिए ये चिन्ह बहुत ही जरूरी है। इसके बिना किरदार बेजान लगेंगे। और हाँ, जैसा कि हमारे स्रोत जोर जोर से कह रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता के लिए भी ये जानना जरूरी है। एक छोटे से निशान की गलती नंबर कटवा सकती है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि फॉर्मल जगहों पर भी भाषा की शुद्धता और भावों की सही अभिव्यक्ति कितनी जरूरी मानी जाती है। तो संक्षेप में कहें तो इस चिन्ह को समझना सिर्फ एक रूल सीखना नहीं है, बल्कि अपनी लिखी हुई बात को ज्यादा ताकतवर, सटीक और हाँ, ज्यादा मानवीय बनाना है। तो आज हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह की दुनिया में वाकई एक गहरी डुबकी में गाई।
हमने समझा कि ये क्या है, कैसा दिखता है और क्यों इस्तेमाल होता है। तेज जज्बातों जैसे खुशी, दुख, हैरानी, नफरत को जाहिर करने के लिए या फिर किसी को सीधे बुलाने के लिए। हाँ, और हमने उन परीक्षा वाले उदाहरणों से सीखा कि इसकी सही जगह कितनी जरूरी है, अक्सर उस शब्द या छोटे वाक्य के तुरंत बाद जहां से वो भाव उठ रहा है। हमने राम राम और वाह तुम्हारे क्या कहने जैसे उदाहरणों से देखा कि ये कैसे दोहराव में या वाक्य के अलग अलग हिस्सों में भी भाव दिखा सकता है। ये सिर्फ एक निशान नहीं, ये तो लिखी हुई भाषा में भावनाओं का थर्मामीटर है। जाते जाते एक सवाल आप सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आजकल की जो तेज रफ्तार डिजिटल बातचीत है, टेक्स्ट मैसेज, सोशल मीडिया वगैरह, वहां जब हम बहुत सारे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा देते हैं जैसे हर वाक्य के बाद, तो क्या इससे उनका असर कम हो जाता है? क्या हमारी बातें कम गंभीर या ज्यादा ड्रामेटिक लगने लगती हैं? और क्या कभी-कभी कॉन्टेक्स्ट यानी बात किस माहौल में हो रही है वो इस चिन्ह से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है भाव समझने के लिए? इस पर सोचिएगा जरूर। हो सकता है अगली बार टाइप करते हुए आप इस छोटे से निशान पर थोड़ा और ध्यान दें। आज हम हिंदी भाषा के दो ऐसे छोटे मगर बेहद महत्वपूर्ण हिस्सों पर बात करने वाले हैं, हाँ, जिन्हें हम लिखते समय अक्सर इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन शायद उनके नियमों पर उतना ध्यान नहीं देते। अच्छा, किन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं विराम चिन्हों की। और खास तौर पर दो चिन्हों पर आज हमारी नजर रहेगी। ओके। विवरण चिन्ह, पॉइंट, और योजक चिन्ह। हाँ, ये दोनों काफी कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं कभी-कभी। और हमारे पास जो सामग्री है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के सवालों पर आधारित है ना? बिल्कुल। तो ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं होगी। हाँ, हम देखेंगे कि असल में प्रैक्टिकली इनका सही इस्तेमाल कितना जरूरी है। हाँ, खासकर उन परीक्षाओं के लिहाज से। तो हमारा मकसद क्या है? मतलब इनको अच्छे से समझना। सही कहा। तो आज का मिशन है इन दो चिन्हों, योजक माइनस और विवरण पॉइंट, को ठीक से पहचानना, उनके इस्तेमाल के पीछे का लॉजिक समझना और ये देखना कि ये लिखने में साफ और सटीक बात कहने में कैसे मदद करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किससे करें? योजक से? हाँ, चलिए। सबसे पहले योजक चिन्ह डैश को लेते हैं। ये छोटा सा डैश देखने में बहुत मामूली लगता है, लेकिन क्या इसका काम सिर्फ शब्दों को जोड़ना है या कुछ और भी है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, इसका मूल काम तो जोड़ना ही है, जैसा हमारी सामग्री में भी बताया गया है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ क्या कहते हैं मैकेनिकली जोड़ना नहीं है, इसे समासिक चिन्ह भी कहते हैं शायद। प्रश्न 69 और 72 में था ये। हाँ, समासिक चिन्ह, जो दिखाता है कि ये दो शब्दों को मिलाकर एक यूनिट, एक सामासिक इकाई बनाने में मदद करता है। कहीं कहीं इसे संबंध चिन्ह भी कहा गया है। संबंध चिन्ह। अच्छा, तो ये सिर्फ हाइफन नहीं बल्कि एक तरह से रिश्ता बनाने वाला चिन्ह है। हाँ, कह सकते हैं ये दो शब्दों के बीच के रिश्ते को उजागर करता है। सामग्री में इसके कुछ खास प्रयोग बताए गए हैं ना? सबसे आम वाला कौन सा है? वो विपरीतार्थक शब्द। हाँ, वो बहुत कॉमन है, जैसे रात दिन, अमीर गरीब, हार जीत। प्रश्न 72 और 85 में उदाहरण भी हैं। यहाँ योजक चिन्ह क्या करता है? ये इन उल्टे अर्थ वाले शब्दों को एक जोड़े की तरह दिखाता है, उनके कॉन्ट्रास्ट को भी हाईलाइट करता है और साथ भी लाता है। मतलब ये दिखाता है कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के संदर्भ में ही समझी जाती हैं। दिलचस्प है। बिल्कुल। और सिर्फ विलोम ही नहीं, मैंने देखा सामग्री में समानार्थी या मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों के जोड़ों में भी इसका खूब इस्तेमाल है। हाँ, जैसे कपड़ा लत्ता, धन दौलत, मान मर्यादा। प्रश्न 82 में शायद इसका जिक्र है। तो यहाँ इसका क्या काम है? क्या ये अर्थ को और मजबूत बनाता है? हाँ, आप कह सकती हैं। ऐसे जोड़ों में योजक चिन्ह दोनों शब्दों को एक इकाई की तरह पेश करता है, जो मिलकर एक ज्यादा बड़ा, एक व्यापक अर्थ देते हैं। जैसे कपड़ा लत्ता मतलब सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि सब पहनने ओढ़ने का सामान। एग्जैक्टली। ये भाषा को ज्यादा नेचुरल बनाता है। और इसी तरह युग्म शब्दों के बीच भी लगता है। भाई बहन, आना जाना, माता पिता, दुबला पतला, ये सब उदाहरण हैं। हाँ, ये जोड़े तो हमेशा साथ ही दिखते हैं। अच्छा, और वो समासिक पदों वाला मामला, जैसे जय पराजय, लाभ हानि, राष्ट्रभक्ति। हाँ, बिल्कुल। यहाँ भी वही जोड़ने वाली बात है। योजक चिन्ह दो अलग कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर एक समस्त पद बनाता है। जैसे राष्ट्रभक्ति में राष्ट्र और भक्ति के बीच का संबंध साफ होता है। और शब्दों की पुनरावृत्ति, जैसे धीरे धीरे, कभी कभी, दो दो। हाँ, वो भी एक खास प्रयोग है। प्रश्न 88 में है शायद,
यहाँ ये दिखाता है निरंतरता या फिर किसी चीज की इंटेंसिटी। सही। और एक प्रयोग जो मुझे काफी रोचक लगा वो है तुलनावाचक शब्दों सा, सी, से के पहले। हाँ, कौन सा? जैसे चांद सा चेहरा, फूल सी मुस्कान। यहाँ योजक चिन्ह का क्या महत्व है? यहाँ ये बहुत जरूरी है। योजक चिन्ह उपमेय यानी जिसकी तुलना हो रही है, जैसे चांद या फूल, उसको उपमान सूचक शब्द सा या सी से जोड़ता है। इससे तुलना एकदम साफ हो जाती है। अगर हम लिखें चांद सा चेहरा बिना योजक के, तो वो थोड़ा बिखरा हुआ लगता है। हाँ, लगता है। योजक चिन्ह उसे एक सिंगल यूनिट बनाता है। प्रश्न 82 में ये नियम साफ लिखा है। एक और प्रयोग जिसका जिक्र सामग्री में है वो है सार्थक निरर्थक शब्द जोड़ों के बीच। अच्छा, जैसे अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा, काम वाम। ये तो आम बोलचाल में बहुत इस्तेमाल होता है। हाँ, और व्याकरण इसको बिल्कुल मान्यता देता है। यहाँ योजक चिन्ह इन जोड़ों को एक इकाई बनाता है। इसमें दूसरा शब्द जो निरर्थक है, हाँ। वो पहले वाले सार्थक शब्द के अर्थ को थोड़ा फैलाता है या उसे थोड़ा इनफॉर्मल टच देता है। जैसे काम वाम का मतलब सिर्फ काम नहीं, बल्कि काम और उससे जुड़ी दूसरी चीजें भी हो सकती हैं। हाँ, समझ गया। प्रश्न 82 में इसका भी जिक्र है। तो कुल मिलाकर जैसा कि प्रश्न 81 और 82 बताते हैं, ये छोटा सा चिन्ह माइनस दो शब्दों के बीच एक पुल बनाता है, उनके संबंध को साफ करता है और उन्हें एक संगठित इकाई के रूप में दिखाता है। तो ये साफ है कि योजक चिन्ह माइनस सिर्फ एक छोटा डैश नहीं है, ये अर्थ और संरचना दोनों लेवल पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल। इसके सही प्रयोग से लिखने में स्पष्टता और सटीकता आती है। अच्छा, अब अगर हमें किसी चीज का ब्यौरा देना हो, विस्तार से बताना हो, तब कौन से चिन्ह काम आता है? हाँ, तब आता है दूसरा वाला, विवरण चिन्ह। ये कोलन और डैश का मिक्सचर जैसा है। सामग्री इसके बारे में क्या बताती है? जैसे प्रश्न 68, 71, 76 में है। विवरण चिन्ह, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये विवरण देने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके। जब आप कोई बात कहते हैं और उसके बाद उसकी व्याख्या करनी हो, कोई लिस्ट देनी हो, उदाहरण देने हो या कोई सूचना या निर्देश देना हो, तब इसका प्रयोग होता है। मतलब ये पाठक को इशारा करता है कि ध्यान दो, आगे डिटेल आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक सिग्नल है। स्रोत 68, 71, 78, 79 और 84 सब इसी तरफ इशारा करते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से आगे आने वाली जानकारी के लिए दरवाजा खोलता है। सामग्री में उदाहरण भी हैं, जी। जैसे प्रश्न 68 का उदाहरण। वचन दो प्रकार के हैं, एक वचन, बहुवचन। या प्रश्न 78 का सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद हैं। इन मामलों में तो बिल्कुल साफ है कि चिन्ह के बाद लिस्ट आ रही है। हाँ, ये बहुत सटीक उदाहरण है। चिन्ह के पहले का हिस्सा एक सामान्य कथन है और चिन्ह के बाद उसका विस्तार या स्पष्टीकरण आता है। प्रश्न 79 एक और महत्वपूर्ण बात बताता है। क्या? कि जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके बारे में विस्तार से कुछ कहना हो, तब भी यही चिन्ह लगता है। ये अकादमिक लेखन या परिभाषाएं देते समय बहुत काम आता है। और इसका एक प्रैक्टिकल प्रयोग आवेदन पत्रों वगैरह में भी बताया गया है। जैसे विषय या द्वारा के बाद इसका लगना। हाँ, प्रश्न 84 में है। द्वारा के बाद भेजने वाले का विवरण होता है। दोनों ही मामलों में चिन्ह ये बता रहा है कि आगे मुख्य जानकारी या ब्यौरा आ रहा है। ये पाठक को मेंटली ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। तो ये संरचना और स्पष्टता लाता है, खासकर फॉर्मल राइटिंग में। हाँ, निश्चित रूप से। तो अगर मैं संक्षेप में कहूं, योजक चिन्ह शब्दों या कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर एक इकाई बनाता है या उनके बीच संबंध दिखाता है। जबकि विवरण चिन्ह किसी बात के बाद आने वाले विस्तार, सूची या व्याख्या की ओर इशारा करता है। क्या ये सही समझ है? आपने बिल्कुल सही समझा। ये मुख्य अंतर है और इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, कई बार लोग इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं या फिर वो जो कोलन है ना उसके साथ, लेकिन तीनों का काम अलग अलग है। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। सामग्री में दूसरी विराम चिन्हों का भी जिक्र है। आपने उपविराम की बात की, तो विवरण चिन्ह और उपविराम में मुख्य अंतर क्या है? दोनों में कोलन तो है। ये एक आम कंफ्यूजन है। देखिए, विवरण चिन्ह आगे आने वाली डिटेल्ड व्याख्या या सूची का सिग्नल है, जैसे हमने उदाहरण देखे। ठीक है। जबकि उपविराम, जिसे सिर्फ कोलन कहते हैं, उसका प्रयोग थोड़ा अलग है। प्रश्न 79 में एक उदाहरण था, विज्ञान वरदान या विशाप। हाँ। यहाँ उपविराम क्या कर रहा है? ये शीर्षक और उपशीर्षक को अलग कर रहा है या किसी बात को डायलॉग की तरह पेश कर रहा है। अच्छा। ये किसी शब्द को खास तरह से दर्शाने के लिए भी इस्तेमाल होता है।
ये आगे आने वाले विवरण का उतना साफ संकेत नहीं देता जितना विवरण चिन्ह डैश देता है, और उसमें डैश नहीं होता। ये बहुत बारीक अंतर है, लेकिन महत्वपूर्ण है। सामग्री में एक और चिन्ह का जिक्र है जो योजक चिन्ह जैसा दिखता है, निर्देशक चिन्ह। हाँ, निर्देशक चिन्ह। प्रश्न 70 और 83 में इसका उल्लेख है। क्या यह सिर्फ योजक चिन्ह का लंबा रूप है या इसका काम भी अलग है? ये एक और बहुत जरूरी पॉइंट है। निर्देशक चिन्ह, जिसे डैश या रेखा चिन्ह भी कहते हैं, दिखने में योजक चिन्ह जैसा ही होता है, हालांकि अक्सर थोड़ा लंबा बनाया जाता है। स्रोत सामग्री में भी निर्देशक के लिए और दोनों दिखे हैं, पर ज्यादातर का प्रयोग है। ओके। लेकिन इसका काम योजक चिन्ह से बिल्कुल अलग है। योजक क्या करता है? शब्दों को जोड़ता है। हाँ, वही निर्देशक चिन्ह कई कामों में आता है, जैसे किसी के कहे हुए वाक्य को बताने से पहले, मतलब डायलॉग में कैरेक्टर के नाम के बाद। प्रश्न 83 में है ये। अच्छा, डायलॉग्स में। हाँ, या किसी बात का उदाहरण देने के लिए जैसे के बाद, या किसी विषय या शीर्षक के आगे उसकी व्याख्या शुरू करने के लिए। इसका काम निर्देश देना या ध्यान खींचना है। तो मतलब दिखने में भले ही समान लगे, योजक जोड़ता है और निर्देशक ध्यान खींचता है या आगे की बात का संकेत देता है। हाँ, मोटे तौर पर यही फर्क है। स्रोत 67, 70, 80, 81, 83 में इनके प्रयोगों में अंतर साफ दिखाया गया है। ये जानना वाकई जरूरी है, वरना लिखते समय गड़बड़ हो सकती है। निश्चित रूप से सही विराम चिन्ह का प्रयोग अर्थ को स्पष्ट करता है, जबकि गलत प्रयोग कंफ्यूजन पैदा कर सकता है या अर्थ ही बदल सकता है। हाँ, सोचिए, फल खाओ मत पियो और फल खाओ मत पियो में कितना अंतर है। यहाँ अल्पविराम का महत्व दिखता है। बिल्कुल, अल्पविराम का जिक्र भी सामग्री में है। हाँ, अल्पविराम तो बहुत आम है। वैसे सामग्री में और भी कई चिन्हों का जिक्र है, जैसे अर्धविराम, सेमीकोलन, पूर्ण विराम। हाँ, पूर्ण विराम का चिन्ह स्रोत में थोड़ा अजीब दिखाया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि खड़ी पाई होती है। हाँ, वो शायद टाइपिंग एरर होगा। फिर प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, उद्धरण चिन्ह, त्रुटिपूरक चिन्ह, कोष्ठक और लोप चिन्ह। बिल्कुल, हाँ, इन सब का जिक्र है। इन सब पर विस्तार से जाना तो आज मुमकिन नहीं, लेकिन ये साफ है कि हर चिन्ह का अपना एक खास मकसद है। बिल्कुल, हर विराम चिन्ह लिखित भाषा में एक खास रोल निभाता है। कोई रुकने का संकेत देता है, अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम। कोई सवाल पूछता है, प्रश्नवाचक। कोई भाव दिखाता है, विस्मयादि बोधक। कोई किसी के कहे शब्द दिखाता है, उद्धरण चिन्ह। कोई छूटा हुआ हिस्सा बताता है, लोप चिन्ह। कोई गलती सुधारता है, त्रुटिपूरक। हाँ, और कोई एक्स्ट्रा जानकारी देता है, कोष्ठक। ये सब मिलकर भाषा को साफ, सटीक और असरदार बनाते हैं। इनके बिना लिखित कम्युनिकेशन कितना मुश्किल और अस्पष्ट हो जाएगा। तो आज हमने योजक चिन्ह और विवरण चिन्ह पर फोकस किया और देखा कि कैसे वे क्रमशः जोड़ने और विस्तार देने का काम करते हैं। हाँ, हमने ये भी समझा कि वो निर्देशक चिन्ह और उपविराम से कैसे अलग है, और सामग्री जो प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित थी, उसने हमें इनके प्रैक्टिकल नियमों को समझने में मदद की। सही। ये सचमुच सोचने वाली बात है कि व्याकरण के छोटे छोटे तत्व हमारी लिखी हुई बात को कितना ज्यादा प्रभावित करते हैं। निश्चित रूप से विराम चिन्हों का सही प्रयोग सिर्फ ग्रामर का नियम मानना नहीं है, ये एक तरह से पाठक के प्रति लेखक की जिम्मेदारी भी है। हाँ, कि वो अपनी बात को स्पष्ट रूप से सामने रखे। ये चिन्ह साइलेंट सिग्नल होते हैं जो पाठक को बताते हैं कि कहाँ रुकना है, कहाँ जोर देना है, विचारों को कैसे जोड़ना है। बात तो सही है। इनके सही इस्तेमाल से लिखने में न केवल स्पष्टता आती है, बल्कि एक तरह का क्या कहते हैं, सौंदर्य और प्रवाह भी पैदा होता है। ये सोचना भी दिलचस्प है कि हम बोलते समय भी तो अपनी आवाज के उतार चढ़ाव, ठहराव और हाव भाव से यही काम करते हैं। हाँ, लिखित भाषा में शायद यही काम विराम चिन्ह करते हैं। आपने बहुत अच्छी तुलना की है। बिल्कुल, लिखित चिन्ह काफी हद तक हमारी बोली जाने वाली भाषा के इन्हीं अदृश्य संकेतों का विजुअल रूप है। वे विचारों को व्यवस्थित करने और पाठक का मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है। क्या? कि जैसे जैसे हमारी कम्युनिकेशन स्टाइल बदल रही है, खासकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, क्या इन पारंपरिक विराम चिन्हों का प्रयोग और महत्व भी बदल रहा है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इमोजीज वगैरह ने भी तो जगह बनाई है। बिल्कुल। तो भविष्य में लेखन की स्पष्टता बनाए रखने के लिए इन चिन्हों का रूप और उपयोग कैसे विकसित होगा, ये देखना दिलचस्प होगा।
वाकई ये एक विचारणीय प्रश्न है। फिलहाल आज की चर्चा से ये तो साफ है कि हिंदी में लिखते समय योजक चिन्ह और विवरण चिन्ह और बाकी विराम चिन्हों के सही इस्तेमाल पर ध्यान देना कितना जरूरी है। बिल्कुल, साफ और प्रभावी संचार के लिए ये एक अनिवार्य स्किल है। नमस्कार, आज हम हिंदी लिखने की एक बहुत ही आम लेकिन थोड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ पर बात करने वाले हैं। वो निशान जो हम अक्सर देखते हैं, कभी एक एक और कभी दो डबल किसी शब्द या वाक्य के आसपास। इन्हें उद्धरण चिन्ह कहते हैं या शायद अवतरण चिन्ह। हमारे पास कुछ सवाल जवाब हैं, बिल्कुल गाइड बुक स्टाइल में, जो इन्हीं चिन्हों के इस्तेमाल पर रोशनी डालते हैं। तो आज कोशिश रहेगी ये समझने की कि भाई ये चिन्ह है क्या, मतलब एक हरे कब और दोहरे कब लगाने हैं, और इनसे हमारी लिखाई कैसे बेहतर हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। एक वाक्य है यहाँ, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। इसमें जो निशान लगे हैं यही है वो उद्धरण चिन्ह जिनकी हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये हैं दोहरे उद्धरण चिन्ह, और ये वाक्य अपने आप में एक अच्छा उदाहरण भी है। यहाँ ये निशान दिखा रहे हैं कि वाणी के डिक्टेटर कबीर के लिए कही गई कोई खास बात है, कोई उपाधि है जिसे अलग से हाईलाइट किया जा रहा है। अच्छा, तो ये सिर्फ किसी की कही हुई बात, मतलब डायलॉग के लिए ही नहीं होते? इनका काम बस किसी हिस्से को खास दिखाना है? कह सकते हैं कि वो एक मुख्य काम है। पर देखिए, जब हम लिखते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि पढ़ने वाले को बात वैसे ही समझ आए जैसे हमारे मन में है। इसके लिए हम कई तरह के विराम चिन्ह लगाते हैं, कॉमा, फुल स्टॉप, सवालिया निशान। तो ये उद्धरण चिन्ह भी उसी परिवार के सदस्य हैं। इनका काम है शब्दों या वाक्यों का आपसी रिश्ता साफ करना और हाँ, खास हिस्सों को उभारना। और मैंने सुना था इन्हें अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। क्या ये दोनों अलग हैं या बस नाम ही दो हैं? नहीं नहीं, आजकल तो ये दोनों नाम एक ही चिन्ह के लिए चलते हैं, मतलब एक ही चीज है। हमारी सामग्री भी यही कहती है कि अवतरण चिन्ह को ही उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। जैसे डैश को निर्देशक चिन्ह कहते हैं या ब्रैकेट्स को कोष्ठक। बस वैसे ही इन निशानों के ये दो नाम हैं। असल में बात वही है। कहीं से कुछ उद्धृत करना मतलब कोट करना, या अवतरित करना मतलब उतारना। अच्छा, ठीक है, समझ गई। तो अब आते हैं इनके सबसे कॉमन इस्तेमाल पर, जब किसी की कही बात लिखनी हो। जैसे एक उदाहरण दिया है तुलसीदास जी का, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस दोहे को दोहरे उद्धरण चिन्ह डबल कोट्स में रखा है। बिल्कुल सही। और ये इनका बहुत बहुत जरूरी इस्तेमाल है। जब हम किसी के कहे शब्द बिल्कुल हूबहू, मतलब बिना किसी बदलाव के वैसे लिखना चाहते हैं। हाँ, वर्ड टू वर्ड। जी, वर्ड टू वर्ड। तो हम ये दोहरे उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। ये निशान एक तरह से गारंटी है कि भाई अंदर जो लिखा है वो ओरिजिनल स्पीकर का ही है। इसमें हमने कुछ घटाया बढ़ाया नहीं है। हाँ, ये तो ईमानदारी की बात हुई। बिल्कुल, सटीकता के लिए जरूरी है, खासकर जब किसी का कथन दे रहे हों। एक और उदाहरण है, चलो चलते हैं, मैंने कहा। यहाँ भी वही बात है, जो कहा बिल्कुल वही लिखा। जी, यहाँ चलो चलते हैं, ये वो एग्जैक्ट शब्द हैं जो बोले गए हैं, इसीलिए इन्हें डबल कोट्स में रखा है। पढ़ने वाले को फौरन पता चल जाता है कि ये डायलॉग है, सीधा वक्ता के मुंह से। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो मशहूर नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये तो इतना प्रसिद्ध है, फिर भी इसे उद्धरण चिन्ह में रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये नेताजी का कहा हुआ मूल कथन है। ये चिन्ह इस बात पे जोर देते हैं कि ये शब्द उन्हीं के हैं और उन्हें उसी रूप में लिखा जा रहा है जिस रूप में उन्होंने कहे थे। इतिहास हो या साहित्य, किसी के मूल कथन को दर्ज करते समय ये बहुत अहम हो जाता है, प्रामाणिकता बनी रहती है। अच्छा, एक और चीज पर मेरा ध्यान गया। एक वाक्य शुद्धि का उदाहरण था, सही वाक्य बताया गया, सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे। यहाँ पर ये जो उद्धरण चिन्ह है, इससे ठीक पहले कॉमा लगा है। हाँ। क्या ये हमेशा लगाना होता है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी नियम है और लोग अक्सर इसे भूल जाते हैं या ध्यान नहीं देते। जब हम किसी का कथन सीधे कोट कर रहे हों, जैसे यहाँ हम भी चलेंगे, तो कथन शुरू होने से ठीक पहले एक अल्पविराम मतलब कॉमा जरूर आता है। अच्छा, जैसे यहाँ चिल्ला उठे के बाद और कोटेशन मार्क से पहले। ये कॉमा कथन को बाकी वाक्य से अलग करता है, पढ़ने में आसानी होती है। हाँ, वरना शायद जुड़ा हुआ सा लगे। जी बिल्कुल, स्पष्टता आती है। ये तो बहुत काम की बात है। मतलब सिर्फ निशान लगा देना ही नहीं, उसके आसपास के चिन्हों का भी खेल है। अभी तक हमने ज्यादातर इन डबल वाले निशानों, कोट्स की बात की, लेकिन वो सिंगल वाले भी तो होते हैं।
उनका क्या चक्कर है? हाँ बिल्कुल, वो भी उतने ही जरूरी हैं। तो जैसा आपने कहा, उद्धरण चिन्ह दो तरह के हैं, इकहरे और दोहरे। दोहरे का हमने देखा किसी की बात ज्यों की त्यों लिखने के लिए। अब आते हैं इकहरे पर। देखिए, इकहरे उद्धरण चिन्ह का मुख्य काम है किसी खास शब्द पर या किसी पद पर या वाक्य के किसी छोटे हिस्से पर जोर देना या उसे बाकी टेक्स्ट से थोड़ा अलग करके दिखाना। अच्छा, जैसे किसी शब्द को हाईलाइट करना हो। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए आप किसी शब्द का मतलब बता रहे हैं या किसी खास टर्म पे ध्यान खींचना चाहते हैं तो उसे सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा इनका एक और बहुत बड़ा इस्तेमाल है, वो है किसी किताब का नाम, कहानी का शीर्षक, अखबार का नाम या लेखक का उपनाम लिखने में। ओह अच्छा। जैसे वो उदाहरण था ना सामग्री में, प्रदीप एक हिंदी दैनिक पत्र है। हाँ। यहाँ प्रदीप अखबार का नाम है तो उसे सिंगल कोट्स में रखा। या जैसे हम लिखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो उनका उपनाम निराला भी सिंगल कोट्स में आएगा। तो मतलब अगर मैं कहूं कि मैंने प्रेमचंद की गोदान पढ़ी तो गोदान को सिंगल कोट्स में लिखूंगी। एकदम सही, बिल्कुल। गोदान किताब का टाइटल है, तो व्याकरण के हिसाब से उसे इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखना ही ठीक है। इसी तरह किसी अखबार में छपे लेख का शीर्षक भी सिंगल कोट्स में जाता है। ये तो काफी क्लियर हो गया। तो दोहरा निशान यानी किसी की पूरी बात या बड़ा कोटेशन, और इकहरा निशान किसी खास शब्द, नाम, टाइटल के लिए। लेकिन क्या कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब दोनों की जरूरत एक साथ पड़ जाए, मतलब एक ही वाक्य में? थोड़ी उलझन हो सकती है शायद। होता है, बहुत आम नहीं है पर हो सकता है। सोचिए आप किसी का कथन कोट कर रहे हैं जी, तो उसके लिए आप बाहर डबल कोट्स लगाएंगे, है ना? हाँ। अब मान लीजिए उस कथन के अंदर ही किसी किताब का नाम आ गया, अच्छा, तो अब क्या करेंगे? हाँ। आप बाहर लगाएंगे डबल कोट्स पूरे कथन के लिए और अंदर किताब के नाम के लिए लगाएंगे सिंगल कोट्स। अच्छा, जैसे उन्होंने कहा, मैंने कल ही प्रेमचंद की निर्मला पढ़ना खत्म किया है। अरे वाह, ये हुई ना बात। मतलब कोट के अंदर कोट पर निशान अलग अलग। बिल्कुल। यहाँ पूरा कथन मैंने कल ही डबल कोट्स में है, हाँ। और उसके अंदर किताब का नाम निर्मला सिंगल कोट्स में। ये तो कमाल की तरकीब है। जैसे दोहरा निशान, हाँ, वह पूरा दरवाजा, और इकहरा निशान उस दरवाजे के अंदर किसी कमरे पे लगी नेम प्लेट। हाँ, ये बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल, दोहरा निशान पूरी बात को घेरता है, उसकी बाउंड्री बनाता है। इकहरा निशान उसके अंदर किसी खास चीज को पॉइंट आउट करता है। हाँ, कह सकते हैं कि दोहरा निशान आवाज की नकल है और इकहरा निशान जैसे उंगली से इशारा कर रहे हों। तो अगर हम फटाफट समराइज करें जी, तो दोहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ लगेगा? एक तो किसी की कही बात हूबहू लिखने में, जी, मतलब डायलॉग, कथन जी। या नारा। दूसरा, किसी किताब या लेख से कोई हिस्सा ज्यों का त्यों लेने में। सही। और तीसरा शायद कहावतों वगैरह के लिए। हाँ, कहावतें, सूक्तियां, इनको भी जब कोट करते हैं तो डबल में ही लिखते हैं। ठीक है। और इकहरा उद्धरण चिन्ह, इकहरा लगेगा पहला किसी खास शब्द या टर्म पर जोर देने के लिए। दूसरा किताब, लेख, कहानी, अखबार, इन सब के टाइटल के लिए। राइट। तीसरा लेखक के उपनाम के लिए, जैसे निराला। ओके। और हाँ, कभी कभी किसी शब्द का खास मतलब बताने के लिए या व्यंग में कोई शब्द इस्तेमाल कर रहे हो तब भी सिंगल कोट लगा देते हैं। ये समझना तो वाकई मजेदार रहा कि कैसे ये छोटे छोटे निशान हमारी लिखी हुई बात में इतनी क्लैरिटी, इतनी बारीकी लाते हैं। इनके सही इस्तेमाल से ना सिर्फ हमारी बात साफ होती है बल्कि लिखने का अंदाज भी प्रोफेशनल लगता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये सिर्फ ग्रामर के नियम नहीं हैं, ये असल में कम्युनिकेशन के टूल हैं। ये पढ़ने वाले को गाइड करते हैं कि कहाँ ध्यान देना है, कौन सी बात किसकी है, किस हिस्से का क्या मतलब निकालना है। खासकर आजकल जब हम इतना लिखते पढ़ते हैं, ईमेल, मैसेज, सोशल मीडिया पर, आर्टिकल्स में, इन चिन्हों का सही इस्तेमाल गलतफहमी से बचा सकता है। आपकी बात का वजन बढ़ता है। तो आज हमने इन उद्धरण या अवतरण चिन्हों की दुनिया को ठीक से खंगाला, समझा कि ये इकहरे और दोहरे निशान क्या बला हैं, कब लगते हैं, क्यों लगते हैं, और इनके साथ वो कॉमा जैसे साथी चिन्हों का क्या रिश्ता है। छोटी छोटी बातें हैं पर हिंदी को सही और असरदार तरीके से लिखने में बहुत काम आती हैं। यहाँ एक बात और सोचने की है, ये विराम चिन्ह और खास तौर पर उद्धरण चिन्ह, ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये ना अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। जरा सोचिए, अगर हम किसी ऐतिहासिक नारे से, जैसे तुम मुझे खून दो, ये निशान हटा दें तो क्या वो उतना ही पावरफुल लगेगा? शायद नहीं।
शायद उसे सामान्य टेक्स्ट का हिस्सा समझ लिया जाए। बिल्कुल। या मान लीजिए कोई कहानी में लिखता है, पात्र ने कहा, मैंने उसे चोर कहा। अगर हम चोर से वो सिंगल कोट हटा दें तो क्या वो एक सीधा इल्जाम नहीं बन जाएगा? हाँ। जबकि निशान लगाने से शायद ये पता चलता है कि पात्र वो शब्द सोच समझकर बोल रहा है, या शायद किसी खास टोन में। हो सकता है वो उसे सच में चोर ना मानता हो, बस कह रहा हो। बात तो सही है। तो ये निशान न हो या गलत लग जाएं तो पूरी बात का मतलब बदल सकता है, या कम से कम उसका फ्लेवर, उसका अंदाज तो बदल ही सकता है। ये सिर्फ लिखने की शुद्धता का मामला नहीं है, ये हमारे इंटेंशन को, हमारे इरादे को सही सही पहुंचाने का भी मामला है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी लिखते समय इस्तेमाल होने वाले उन छोटे छोटे निशानों की जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। कभी सोचा है कि कॉमा, फुल स्टॉप या वो सवालिया निशान के बिना हमारी लिखी हुई बात कितनी उलझी हुई लग सकती है? हाँ, मतलब बिल्कुल बेमतलब भी हो सकती है कभी कभी। तो आज इन्हीं की दुनिया में थोड़ा गहरे उतरते हैं। हमारी आज की जो बातचीत है वो कुछ नोट्स और उन सवालों पर आधारित है जो अक्सर अलग अलग परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, और ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि इन छोटे निशानों का सही इस्तेमाल कितना कितना जरूरी है। तो हमारा मकसद ये समझना है कि ये विराम चिन्ह आखिर हैं क्या, इनका सही इस्तेमाल कैसे करें, और सबसे जरूरी, ये पढ़ने वाले के लिए मतलब को कैसे साफ और आसान बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये वाकई दिलचस्प है। मतलब कैसे एक छोटा सा निशान पूरे वाक्य का मतलब ही बदल देता है। बिल्कुल। और यहीं से बात शुरू होती है ना? विराम चिन्हों का सबसे बड़ा काम ही यही है, पढ़ने वाले के लिए लिखी हुई बात को समझना आसान बनाना। ये निशान बताते हैं कि कहाँ रुकना है, कहाँ थोड़ा कम रुकना है, कहाँ सवाल पूछा जा रहा है या कहाँ हैरानी जताई जा रही है। एक तरह से कहें तो ये हमारी लिखावट को आवाज और भावनाएं देते हैं, जिससे बात सही ढंग से पहुंचती है। हाँ, और एक बात जो मुझे काफी रोचक लगी वो श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने कही है। उनका मानना था कि हिंदी में हम जो ज्यादातर विराम चिन्ह इस्तेमाल करते हैं वो अंग्रेजी से आए हैं। उन्होंने करीब 20 तरह के विराम चिन्हों का जिक्र किया है। क्या ये सच है? मतलब हमारी भाषा के ये जरूरी हिस्से कहीं और से लिए गए हैं? हाँ, ये काफी हद तक सही है। मतलब श्री कामता प्रसाद गुरुजी का मानना यही था कि पूर्ण विराम को छोड़कर ज्यादातर चिन्ह हमने अंग्रेजी से ही अपनाए हैं। और हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि हर शब्द जो विराम से जुड़ा है वो विराम चिन्ह का प्रकार नहीं होता। जैसे कभी कभी सुनने में आता है मध्य विराम या अंत्य विराम। हाँ। लेकिन ये व्याकरण के हिसाब से विराम चिन्हों के मान्य प्रकार नहीं है, और न ही उपदेशक जैसा कोई विराम चिन्ह होता है। तो नामों को लेकर भी थोड़ी स्पष्टता जरूरी है ना? समझ गया, बिल्कुल। तो चलिए उन चिन्हों पर ध्यान देते हैं जो सबसे ज्यादा काम आते हैं और हमारी रोजमर्रा की लिखाई को सुधार सकते हैं। शुरुआत शायद ठहराव देने वाले निशानों से करें, जैसे कॉमा, जिसे हम अल्प विराम कहते हैं। वो तो बहुत इस्तेमाल होता है। हाँ, बिल्कुल। अल्प विराम कॉमा शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला चिन्ह है। इसका काम है वाक्य में हल्का सा, बहुत थोड़ा सा ठहराव देना, ताकि बात के अलग अलग हिस्से साफ समझ आएं। जैसे आपने कहा, सुनो सुनो वह गा रही है। यहाँ सुनो के बाद हल्का रुकना जरूरी है। सही। या फिर एक और उदाहरण था, बस हो गया, रहने दीजिए। अब यहाँ कॉमा ना हो तो वाक्य थोड़ा रूखा सा लग सकता है। हाँ, बिल्कुल। और अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकना हो लेकिन वाक्य खत्म भी ना हुआ हो, तब उसके लिए भी तो कोई निशान है। मेरा मतलब है सेमीकोलन, जिसका इस्तेमाल कब और कैसे होता है, इसमें मुझे हमेशा थोड़ा कंफ्यूजन लेता है। अच्छा सवाल है, क्योंकि अल्पविराम और अर्धविराम में अक्सर लोग थोड़ा उलझ जाते हैं। ये जो अर्धविराम है, इसका प्रयोग तब होता है जब हमें कॉमा से तो ज्यादा लेकिन फुल स्टॉप से कम देर रुकना होता है। ये अक्सर तब काम आता है जब एक बड़े वाक्य के दो ऐसे हिस्से हों जो अपने आप में पूरे लगें पर वो आपस में जुड़े हुए हों। अच्छा। हाँ, या फिर जब एक ही वाक्य में कई मिलती जुलती बातें कहनी हो और उन्हें सिर्फ कॉमा से अलग करना काफी न लगे। ये वाक्य को थोड़ी संजीदगी और आप कह सकती हैं गहरा ठहराव देता है। अच्छा, ये हुई बात। और जब बात पूरी तरह खत्म हो जाए तब तो आता है हमारा जाना पहचाना पूर्ण विराम,
इसके बारे में तो शायद ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है ना? हाँ, पूर्ण विराम तो सीधा संकेत है वाक्य की समाप्ति का। ये बताता है कि एक विचार या एक बात पूरी हो गई है। हिंदी में ये खड़ी पाई इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ठहराव वाले निशानों के बाद बात करते हैं सवाल पूछने की। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना तो हम बचपन से सीखते आए हैं, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं या क्या आपने खाना खा लिया। बहुत सीधा सा है। बिल्कुल, प्रश्नवाचक चिन्ह का काम एकदम सीधा है। ये साफ करता है कि वाक्य में कोई जानकारी मांगी जा रही है। इसके बिना एक सवाल बिल्कुल साधारण वाक्य लग सकता है और मतलब ही बदल जाएगा पूरा। सही बात है। और सवाल के साथ साथ भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी तो एक खास निशान है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। अरे वाह, उफ, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। हाँ, विस्मयादि बोधक चिन्ह बहुत शक्तिशाली है। ये आश्चर्य, खुशी, दुख, डर, गुस्सा ऐसी कई मतलब तीव्र भावनाओं को दिखाता है, जैसे अरे तुम यहाँ कैसे, या फिर उफ कितनी गर्मी है। कभी कभी किसी बात पर जोर देने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। एक दिलचस्प उदाहरण याद आ रहा है, राम राम उस शिकारी ने बेचारे पक्षी को मार डाला। ओह, हाँ, यहाँ दुख और धिक्कार का भाव दिखाने के लिए 2 बार इसका प्रयोग हुआ है। ये तो वाकई भावनाओं और सवालों की बात हुई। अब उन चिन्हों पर आते हैं जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने या अलग करने का काम करते हैं। जी जैसे योजक चिन्ह, जिसे हाइफन कहते हैं हम। जी, ये माता पिता, रात दिन, सुख दुख जैसे शब्दों के बीच लगता है। सही कहा। योजक चिन्ह 2 शब्दों को जोड़कर एक सामासिक पद बनाता है या फिर तुलना करते समय इस्तेमाल होता है, जैसे चांद सा चेहरा। ये निर्देशक चिन्ह यानी डैश से अलग है, ये ध्यान रखना जरूरी है। हालांकि दिखने में थोड़े समान लगते हैं। हाँ, वो निर्देशक चिन्ह या डैश थोड़ा लंबा होता है ना योजक से। हाँ, इसका क्या काम है फिर? हाँ, थोड़ा लंबा होता है। निर्देशक चिन्ह के कई उपयोग हैं। ये किसी बात का उदाहरण देने के लिए काम आता है, या किसी विषय की व्याख्या करने के लिए, या फिर नाटक या बातचीत में बोलने वाले के नाम के बाद इस्तेमाल होता है। जैसे गांधी जी ने कहा था, सत्य ही ईश्वर है। अच्छा, हाँ। या संवाद में, रमेश तुम कब आए। तो मूल अंतर ये है कि योजक चिन्ह शब्दों को जोड़ता है, जबकि निर्देशक चिन्ह अक्सर वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ता है या अलग करता है। अच्छा, ये अंतर समझना वाकई जरूरी है। हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं कोष्ठक यानी ब्रैकेट्स की। हाँ, कोष्ठक, कौष्ठक, कौष्ठक, हाँ। इनका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है? कोष्ठक, हाँ, ब्रैकेट्स भी बहुत काम के हैं। इनका मुख्य इस्तेमाल होता है किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए। हाँ, जैसे उसकी वाक शक्ति, मतलब बोलने की क्षमता अद्भुत है। हाँ, या फिर कोई ऐसी अतिरिक्त जानकारी देने के लिए जो मुख्य वाक्य का सीधा हिस्सा न हो। और नाटकों में तो बहुत इस्तेमाल होता है, पात्रों की हरकतें या भाव बताने के लिए। अच्छा, जैसे वो लिखा होता है गुस्से से या धीमे से। हाँ, बिल्कुल वही। जैसे अध्यापक कोष्ठक में गुस्से से बाहर निकलो। कभी कभी कठिन शब्दों का मतलब समझाने या फिर क्रम संख्या वगैरह बताने के लिए भी कोष्ठक लगा देते हैं। समझ गया। और जब किसी की कही बात को हूबहू लिखना हो, बिल्कुल वैसे का वैसा, उसके लिए तो उद्धरण चिन्ह यानी कोटेशन मार्क्स है ना। बिल्कुल, जब हम किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखते हैं तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं कल आऊंगा। और जो इकहरे उद्धरण चिन्ह होते हैं उनका इस्तेमाल अक्सर किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए या किसी किताब के नाम के लिए। हाँ, जैसे गोदान। हाँ बिल्कुल, जैसे गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। ये भी बहुत जरूरी है, बिल्कुल, खासकर जब हम किसी की बात का हवाला दे रहे हों। अच्छा, कुछ ऐसे चिन्ह भी हैं जो शायद कम इस्तेमाल होते हैं लेकिन हैं बड़े काम के। जैसे वो छोटा सा गोला, डॉट, हाँ। या बिंदु, पॉइंट, जो शब्दों को छोटा करने के लिए लगाते हैं, वो क्या कहलाता है? हाँ, उसे लाघव चिन्ह कहते हैं। ये बड़े या प्रसिद्ध शब्दों को संक्षिप्त में लिखने के काम आता है, जैसे डॉक्टर के लिए डॉक, प्रोफेसर के लिए प्रो। अच्छा, या फिर डिग्रियों के नाम जैसे MA, BEd लिखने के लिए। ये जगह और समय दोनों बचाता है ना। हाँ बिल्कुल। और कभी-कभी लिखते हुए कुछ छूट जाता है, कोई शब्द या अक्षर, उसके लिए भी तो एक निशान है जो ऊपर की तरफ इशारा करता है। हाँ, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह। ये बहुत मददगार है। अगर लिखते समय कोई शब्द या कोई अंश छूट जाए तो उसे वाक्य के नीचे लिखकर
जहां वो आना चाहिए था वहां ये निशान लगा देते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे मुझे आज जाना है और नीचे लिख दिया दिल्ली। मतलब हुआ मुझे आज दिल्ली जाना है। हाँ, ये गलती सुधारने का एक बहुत साफ और अच्छा तरीका है। ये तो वाकई बहुत उपयोगी है, मैंने इस्तेमाल किया है इसे। अच्छा, एक और चिन्ह है जो अक्सर गणित में दिखता है, वो बराबरी का निशान, बराबर। क्या इसका हिंदी में भी कोई काम है? हाँ, है, बिल्कुल। इसे तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं। इसका इस्तेमाल भाषा में तब होता है जब किसी शब्द का अर्थ बताना हो या दो चीजों की बराबरी दिखानी हो। जैसे हम लिख सकते हैं जल इज इक्वल टू पानी। अच्छा, ठीक है। और वो निशान जो किसी लिस्ट या ब्यौरा देने से पहले लगाते हैं, वो कोलन और डैश जैसा दिखता है। डैश, हाँ, वो विवरण चिन्ह डैश कहलाता है। जब हमें किसी बात का ब्यौरा देना हो या कोई उदाहरण देना हो या कोई सूची देनी हो तो इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मुख्य नदियां इस प्रकार हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक है। और सिर्फ कोलन, बिना डैश के, उसका इस्तेमाल कब होता है? जैसे कभी-कभी किताबों के टाइटल में देखा है मैंने। वरदान या अभिशाप। हाँ, ऐसा देखा है। या फिर किसी बात को थोड़ा अलग से दर्शाने के लिए, जैसे उदाहरण डैश करके फिर उदाहरण देते हैं। समझ गया। और एक और चीज, कभी-कभी लिखते समय किसी शब्द के नीचे लाइन खींच देते हैं, अंडरलाइन जिसे कहते हैं। उसका क्या मतलब होता है हिंदी में? उसे अधोरेखा चिन्ह यानी अंडरलाइन ही कहते हैं हिंदी में भी। इसका काम वाक्य में किसी महत्वपूर्ण शब्द या अंश पर ध्यान खींचना होता है, उसकी विशेषता बताने के लिए। वाह, मतलब कितने सारे निशान हैं और सबके अपने अपने बिल्कुल साफ काम है। ये सब जानने के बाद ये तो साफ है कि इनका सही जगह पे इस्तेमाल कितना कितना ज्यादा जरूरी है। आपने शुरू में कहा था कि ये भाव बोध को सरल बनाते हैं। कोई ऐसा उदाहरण है जहां गलत निशान से मतलब बिल्कुल ही बदल जाए या बहुत कंफ्यूजन हो जाए? हाँ, कई उदाहरण मिल सकते हैं। जरा इस वाक्य को देखें। बिना किसी निशान के मेरा भारत महान, ये विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बने, यही है महामहिम का महास्वप्न विजन 2020। थोड़ा पढ़ने में अटक रहा है। हाँ, उलझावा लगता है ना। अब अगर इसमें सही चिन्ह लगाएं, मेरा भारत महान, ये विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बने, यही है महामहिम का महास्वप्न विजन 2020। हाँ, अब बिल्कुल साफ है ना। यहाँ हमने अल्प विराम लगाया महान के बाद, फिर शक्ति के बाद, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, फिर निर्देशक चिन्ह लगाया महास्वप्न के बाद, और अंत में पूर्ण विराम। अब ये वाक्य स्पष्ट है और इसका भाव भी सही तरीके से समझ आ रहा है। पहले अल्प विराम ने हिस्सों को बांटा, प्रश्नवाचक ने सवाल उठाया, निर्देशक चिन्ह ने विजन 2020 को महास्वप्न से जोड़ा और पूर्ण विराम ने बात खत्म की। बिल्कुल, ये उदाहरण तो बहुत अच्छे से दिखाता है कि विराम चिन्ह सिर्फ सजावट नहीं है, ये तो अर्थ के कह सकते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल है। इनके बिना तो लिखी दी भाषा अधूरी और भ्रामक हो सकती है। कई बार तो एक कॉमा इधर से उधर होने पे जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। सुनाए? सही बात है, बिल्कुल। विराम चिन्हों का सही ज्ञान न सिर्फ परीक्षाओं के लिए बल्कि हमारे रोजमर्रा के लिखने पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। चाहे हम ईमेल लिख रहे हों, कोई रिपोर्ट बना रहे हों या आजकल जैसे सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रहे हों। हाँ, वहां तो बहुत गड़बड़ होती है। हाँ, तो सही विराम चिन्ह हमारी बात को ज्यादा साफ, सटीक और प्रभावशाली बनाते हैं। भाषा की सुंदरता और स्पष्टता काफी हद तक इन छोटे छोटे चिन्हों के सही इस्तेमाल पर ही निर्भर करती है। तो आज हमने हिंदी के विराम चिन्हों की इस अहम दुनिया की एक तरह से सैर की। हमने समझा कि ये क्यों जरूरी है, मुख्य प्रकार कौन से हैं और कैसे इनके सही इस्तेमाल से हम अपनी बात को बेहतर तरीके से कह सकते हैं। अल्पविराम के छोटे से ठहराव से लेकर प्रश्नवाचक चिन्ह के सीधे सवाल तक, हर निशान का अपना एक महत्व है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि ये नियम कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हमेशा भाषा तो बदलती रहती है और कभी-कभी लेखक अपनी शैली या कोई खास असर पैदा करने के लिए इन नियमों का थोड़ा अलग तरह से भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाँ, जो मूल सिद्धांत है उनको समझना हमेशा फायदेमंद होता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। आज के डिजिटल जमाने में जहां हम इतनी तेजी से टेक्स्ट मैसेज और सोशल मीडिया पोस्ट लिखते हैं, अक्सर छोटे शब्दों और बहुत कम विराम चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो क्या ये भाषा का एक स्वाभाविक विकास है? मतलब भाषा ऐसे ही बदल रही है, या फिर ये हमारी भाषा की गहराई और हमारी बात को बारीकी से समझाने की क्षमता को कहीं ना कहीं
कमजोर कर रहा है? इस पर सोचना तो बनता है।